हेलो दोस्तों भाई, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस वीडियो में 7 मार्च 2022 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। देखेंगे भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ से और कैसे समझेंगे चीज़ों को। एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और उनका एक पुख्ता सबूत आपके सामने रखने का मैं भी प्रयास करूंगा, जिससे चीज़ें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएँ। और असली पढ़ाई, असली एनालिसिस या फिर असली एक तरीके का पार्ट बी की पढ़ाई यही है भाई। सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन करे आगे बढ़े, क्वेश्चन करे आगे बढ़े, नहीं। ये ढंग से समझेंगे और करते हुए आगे चलेंगे। और जो भाई जितने बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं सर हिंदी में लाओ, भाई आप खुद बताओ। आपको 20 नंबर की यहाँ पे इंग्लिश भी अटेम्प्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा दे रहा हूँ, इसको मैं कन्वर्ट भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जो आपको समझा रहा हूँ हिंदी में समझा रहा हूँ, अब इससे ऊपर क्या करूँ बताओ। मैक्सिमम तो ये हो सकता है ना। और जहाँ तक ट्राई हो पा रहा है आपके लिए हिंदी पीडीएफ भी दिखा रहा हूँ। तो बिल्कुल ही क्लास की स्टार्टिंग में आप लोग बोलते हो कि सर हिंदी में कराओ, हिंदी में कराओ। भाई केवल क्लास आप एंड तक जाके देखो तो, ठीक है। और थोड़ा सा देखो भाई, प्रयास करना पड़ेगा। और बस यही है, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। सेम वही छोटी मोटी टिप्स हैं कि लाइक आपको जो क्वेश्चन लगे कि या फिर जो आंसर लगे या फिर जो पीडीएफ लगे कि अलग ही है बिल्कुल, ये हमने नोट्स में नहीं लिखी क्योंकि ऑलरेडी हमने 110 क्लास में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो एक्स्ट्रा चीज़ आए वो हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। सेकंड वही पॉइंट है भाई, बिल्कुल ही बेसिक थ्योरीज को मैं समझाने नहीं बैठूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। इवन दी फैक्ट आपने रिवीजन किया हुआ है तो समझ गए। और क्लास के एंड में भाई सबको बतानी है या फिर क्लास की स्टार्टिंग में, बीच में, जहाँ पे भी आपको मन करे क्लास कैसी लगी वो बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइएगा। समझ गए। स्टार्ट करें, चलो जी। ये लो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। देखो इतना फॉन्ट साइज मुझे लगता है ठीक दिख रहा होगा आपको। समझ रहे हो। थोड़ा सा और कर देता हूँ, लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में, जो कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। 2 सेकंड हूँ ना, बस इतने में ना मैं चेंज कर पाऊंगा लैंग्वेज आपके लिए आसानी से, ठीक है। तो कौन सी सही चीज है। सोशल रूल्स डिफाइन द मोरलिटी ऑफ एक्शन। इफ नीड्स हैव बीन मेट द एक्शन वाज गुड। मॉरल प्रिंसिपल्स डिफाइन द गुडनेस ऑफ एक्शन। और आउटकम डिफाइंस वेदर एक्शन वाज गुड और बैड। तो ये ऑप्शन है, हिंदी में आप देख सकते हो, ये हिंदी में लिखा हुआ है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सामाजिक नियम का एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करता है। और बाकी आप देख लेना, यदि जरूरतें पूरी हुई तो क्रिया अच्छी थी। नैतिक सिद्धांत ये सब देख लो। अच्छा, कन्वेंशनल कोलबर्ग ने 3 दी थी। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 दी थी। इसमें पूछा हुआ है कि कन्वेंशनल लेवल के हिसाब से कौन सा सही है। अच्छा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कन्वेंशनल मोरालिटी, यही पढ़ा था। तो इसमें लिखा हुआ इन दिस स्टेज मोरालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो जितनी भी चीजें इस लेवल में हम करेंगे ना, वो सोसाइटल रूल्स डिफाइन करेंगे कि हमारा एक्शन कैसा होना चाहिए। समझ रहे हो। अब इसी लेवल में आप खुद सोचो, इस लेवल में आता है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन, है ना। या फिर लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। इसमें हम जितनी भी चीजें करेंगे ना, वो बेस्ड ऑन सोसाइटल रूल्स ही करेंगे। कहीं दूसरों को हम बुरे ना लग जाएं, इसको देखते हुए करेंगे। तो सोसाइटी के हिसाब से हम सारी चीजें करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा, इफ नीड्स हैव बीन मेट द एक्शन वाज गुड। मोरल प्रिंसिपल्स डिफाइंस द गुडनेस ऑफ एन एक्शन। और आउटकम डिफाइंस वेदर एक्शन वाज अ गुड और बैड। तो इसका ओनली वन आएगा या फिर फर्स्ट ऑप्शन आएगा। समझ गए। तो इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत थी नहीं। अच्छा, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, सॉरी फोर्थ, आउटकम डिफाइंस वेदर एक्शन वाज अ गुड। तो कहीं ना कहीं ये प्री कन्वेंशनल मान सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बिल्कुल ही जब बच्चा प्री कन्वेंशनल होगा, वो चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और अगर वो कुछ अच्छा काम करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। वही ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन वाला जो फर्स्ट प्री कन्वेंशन में जो फर्स्ट सब स्टेज है, तो वो चीज़ आप मान सकते हैं। और ये फर्स्ट तो इसका ऑप्शन में आपको बता ही दिया। समझ गए। तो इसमें कोई दिक्कत आई होगी नहीं, कुछ ज़्यादा है नहीं इसे समझाने का। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें से कौन सी चीज़ बच्चे के लिए गलत हो सकती है, हैजार्डस हो सकती है। पहला ऑप्शन, प्रेशराइजिंग चिल्ड्रन टू प्ले द गेम्स दैट आर बिलीव टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्स। बच्चे को प्रेशराइज करना उसके उसके सेक्स के अनुसार गेम खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेल या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग गेम खेलने के लिए। तो प्रेशराइजिंग वर्ड ही गलत है, तो पहला तो गलत हो ही गया। दूसरा, फीडिंग देम एक्सेप्शनली हेल्दी फूड, बिल्कुल ठीक है भाई। भाई हेल्दी फूड खिलाओगे तो उसमें गलत बात तो कुछ है नहीं। अगर हेल्दी फूड खिलाओगे, उसकी
ऑल अराउंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, और फिजिकली फिट बनेगा। अगर फिजिकली या फिर चीज़ें अच्छी खा रहा है तो मेंटली भी फिट बनेगा, तो सारी चीज़ें वही आ जाएंगी। ठीक है, तो इसने पूछ रखा है हैजार्डस या फिर गलत चीज़ कौन सी है, वही पूछा हुआ है ना, हिंदी में देख लो आप एक बार। निम्नलिखित में कौन से बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक संयोजन के लिए खतरनाक हो सकते हैं? तो पहला ही, बच्चे पर दबाव डालना ही खतरनाक है, तो केवल वन। समझ गए, कुछ अलग चीज थी नहीं इस पेपर, इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ ये वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी दैट प्रोड्यूसेस स्क्रिप्ट्स ऑफ फैमिलियर रूटीन? जेनरिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। इसको हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ करेंगे जो क्वेश्चन हमारे से पहली बार में पूछे। अच्छा, कंसर्न्स विद बॉडी इमेज सबसे आसान है। बॉडी इमेज, किस एज में हमें हमारी बॉडी इमेज के बारे में, फिर हम कैसे दिख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी चिंता होने लग जाती है, वो आपको पता ही है। तो एडोलेसेंस एज है, जिसे हम वयस्क उम्र कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, किशोर अवस्था। शरीर की छवि के बारे में चिंता, अर्थात डैश के दौरान किसी का रूप कैसे तेजी से महत्वपूर्ण होता है, ये है किशोर अवस्था, मतलब कि एडोलेसेंस। ये आपको पता है, इसमें कुछ अलग चीज है नहीं। समझ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो भाई। एक्सपीरियंशियल एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इज, याद हो ये चीजें हमने स्टर्नबर्ग मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जो भी उनका मॉडल था उसमें किया, जिसमें उन्होंने पीसीए बताई थी, और उसके दूसरे नाम भी थे जिन्हें हमने सीईसी के नाम से याद किया था। याद आए? नहीं हुए तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, 2 सेकंड बस। बने रहिएगा, रुको। बहुत सारी पीडीएफ है तो अपने आप ही देख लो भाई। ठीक है ना? याद हमने किया होता कॉम्पोनेंशियल, देखो हमने कैसे याद किया था, पी टी ए ऐसे याद किया था। फिर था प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल, प्रैक्टिकल क्रिएटिव एनालिटिकल, और इनके साथ में सी ई। तो प्रैक्टिकल का सी है वो कंटेक्चुअल है, जो क्रिएटिव का है वो है एक्सपीरियंशियल, और जो एनालिटिकल का है वो है कॉम्पोनेंशियल। ऐसे याद किया था। तो ये चीज़ है, इसमें वही पूछा हुआ है कि जो एक्सपीरियंशियल एलिमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है वो कैसा होता है भाई, वो क्रिएटिव होता है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी से ही सवाल पूछ रहा है। समझ गए? ठीक है, और देखो भाई, आप में से ज़्यादातर बच्चे ना, मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक की जो ये एक्सप्लेनेशन है बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो। देखो इस पे ना पूरा 100% रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसी एक्सप्लेनेशन जो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दे भी नहीं रखी है। समझ गए? तो उतना भाई इस चीज़ पे रिलाई मत करना। समझ गए? तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुकी है, वहाँ से पूछा। बुद्धिमत्ता का अनुभवात्मक तत्व है, विश्लेषणात्मक, घटिकीय, व्यवहारिक और रचनात्मक। तो रचनात्मक आ जाए। ठीक है, कोई पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। विद रिस्पेक्ट टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एबिलिटी टू ऑर्डर आइटम्स अलोंग अ क्वांटिटेटिव डायमेंशन इज कॉल्ड। एक कॉमन क्वेश्चन है, कहीं पे भी नहीं है, एक कॉमन क्वेश्चन है। रचना संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मात्रात्मक आयाम के साथ वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता है। वर्ग समावेश, आगमनात्मक तर्क, क्रमबद्धता और सकर्मक अनुमान। ठीक है, तो इसमें आप समझ ही गए होगे। क्लास इंक्लूजन, क्लास इंक्लूजन लाइक कार, कार के अंदर टिगोर, टिगोर के अंदर था, सॉरी कार, कार के अंदर टिगोर, और कार के अंदर थार, कार के अंदर और कौन सी आ जाएंगी, ऑल्टो 800 और हेल्टॉस। ये सारी कार के अंदर एक क्लास इंक्लूजन, एक क्लास के अंदर हमने ग्रुप कर दिया, क्लास इंक्लूजन। इंडक्टिव रीजनिंग आपको पता ही है, सीरिएशन होता है यही चीज। सीरिएशन मतलब किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर सीरीज में लगाना। तो अलोंग ऑफ क्वांटिटेटिव डायमेंशन, इसको लगाना, सीरीज में लगाना। हम देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन क्या है, 2 4 6 8, ठीक है, सीरीज ही तो है। क्वांटिटेटिव डायमेंशन को हमने ऑर्डर ही तो कर रखा है, सीरिएशन। ठीक है, और ट्रांजिटिव इन्फ्रेंस, ट्रांजिटिव इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ रखा है, जिसे हम ट्रांजिटिविटी पढ़ा था। ए, अगर ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है, तो हमें ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ए इज इक्वल टू सी है। समझ गए? या फिर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो ए है वो ऑटोमेटिकली सी से बड़ा होगा। तो ये ट्रांजिटिविटी, ये इसे कहते हैं हम ट्रांजिटिविटी, जो कि प्याजे साहब ने दी थी। समझ गए? तो सीरियसन इसका आंसर है, इसमें कुछ अलग दिक्कत आई नहीं होगी। छठा भी हो गया, अब चलते हैं हम सातवें पे। In the context of play, which one of the following statement is not correct regarding the establishing an atmosphere of freedom? ध्यान से पढ़ना, नोट दिया हुआ है। ठीक है, डोंट टेल द चिल्ड्रन दैट व्हाट डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये बिल्कुल सही बात है भाई, चिल्ड्रन को मत बताओ, उसको एक हेल्थ, एक एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली नेचुरली होने दो, घुलने दो। गिविंग फ्रीडम व्हेन
child give vent to their most aggressive and destructive impulses. Third है in free time the child should be set free to do whatever he or she wants. ठीक है, और encourage the timid children who is not playing to play. हिंदी में देख लो, स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बच्चों के यह नहीं बताइए कि क्या करना है और क्या नहीं। बाकी आप एक बार पढ़ लो हिंदी में, ठीक है, पॉज करके। अच्छा, अब इसमें पूछ रखा नॉट। अब नॉट करेक्ट ये आप समझ गए होगे भाई, गिविंग फ्रीडम व्हेन द चाइल्ड गिव वेंट टू देयर मोस्ट एग्रेसिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस, कि जब बच्चा तोड़ फोड़ मचा रहा है, गुस्से में है, मार रहा है, चीख रहा है, पीट रहा है, जब उसको फ्री छोड़ दो, ठीक है, उसको फ्री छोड़ दो भाई, इस समय आपको फ्रीडम नहीं देनी है, समझ रहे हो? तो लिखा हुआ है गिविंग फ्रीडम व्हेन द चाइल्ड गिव वेंट आउट टू द मोस्ट एग्रेसिव एंड द डिस्ट्रक्टिव इंपल्सेस, जब वो अपनी सारी चीजें विनाश का रूप में आ गया है, कोई चीजें फोड़ रहा है। आजकल आप देख रहे हो बच्चे फोन छीनती मम्मी को मारने लग जाते हैं, फिर कोई भी बड़े को मारने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे तो सबसे बेस्ट काम है उनके हाथ, सबसे बेस्ट मोस्ट केयरिंग काम क्या है? उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? अपना हाथ उठाया, ऐसे किया, थोड़ा सा फैलाया और सीधा गाल पे आराम से नहीं मतलब एक अच्छे खासे फोर्स से लगा दिया, समझ रहे हो? तो उस टाइम पे बच्चा वहां समझेगा आपसे बात। ये कहीं किसी किताब में मतलब नहीं लिखा हुआ और कहीं पेपर में लिखा हुआ मारना सपोर्ट कर रहे, भाई मारना सपोर्ट नहीं, एक रियल लाइफ सिचुएशन बता रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप इस क्वेश्चन को समझ ही गए हो। तो इस टाइम पे हमें बच्चे को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना और बच्चे को रोकना है इन चीज से, इस काम में फ्रीडम नहीं देनी है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है एनकरेज द टिमिड चिल्ड्रन हु इज नॉट प्लेइंग टू प्ले। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जो डरपोक बच्चे नहीं खेल रहे हैं उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, भी पूछा ना, बट शुड नॉट बी डन, तो ये डन नहीं। सातवां हो गया, आठवां। अच्छा, ये हम करेंगे लास्ट में, मुझे पता है कौन कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। अभी आठवां छोड़ा हुआ है और तीसरा छोड़ा हुआ है, मुझे पता है। ये देखो, which one of the following statement is correct? During middle childhood the peer groups of children are usually all girls और all boys। बिल्कुल ठीक है बात है भाई, मिडिल चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं बच्चे की एक गैंग एज आ जाती है जिसमें बच्चा सिर्फ, जो अगर लड़का है तो सिर्फ वो लड़कों के साथ घुलने का प्रयास करेगा और लड़की है तो सिर्फ वो लड़की के साथ रहने का प्रयास करेगा, समझ गए? तो पहली बात सही है, गर्ल्स आर मोर मेच्योर देन बॉयज इन द मिडिल चाइल्डहुड, ये बिल्कुल बात गलत है। मिडिल चाइल्डहुड में जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनमें कोई भी ज़्यादा मैच्योर या फिर कोई भी कम मैच्योर नहीं होगा। ये जो गैप है मोर मैच्योरेशन का, ये कहीं ना कहीं लेट चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जो लड़कियां हैं उसमें जो ग्रोथ स्पर्ट है वो 10 साल के अराउंड चालू हो जाती है और वहीं पे जो लड़कों में ग्रोथ स्पर्ट है वो 12 साल के अराउंड चालू होती है। तो वो मैच्योरेशन का जो सवाल है वो वहां पे आता है लेट चाइल्डहुड में। मिडिल चाइल्डहुड में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि कौन ज़्यादा मैच्योर है कौन ज़्यादा मैच्योर नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप देख लो और इसको पढ़ लो, समझ गए? वही चीज़ जो मैंने आपको बताई वही चीज़ लिखी हुई है। तो इसका कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है? तो दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट गलत हो गया। तो ऑप्शन सही कौन सा? सिर्फ ओनली वन ऑप्शन इसका सही है, समझ गए? और ये जो पेपर है वो हमारे विशाल सर का है, हमारे हमारे में से एक स्टूडेंट है। तो अगर आप चाहते हो भाई आपका पेपर एनालाइज किया जाए तो आप भी बता देना, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें कुछ है नहीं एनालाइज करने वाला, तो सबके लिए कॉमन है। इन अर्ली चाइल्डहुड बेड टाइम में ब्रिंग अ फॉर्म ऑफ डैश एंग्जाइटी, आपको पता ही है कौन सी एंग्जाइटी होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे। द चाइल्ड में डू ऑल शी और ही कैन डू टू अवॉइड, तो इस टाइम पे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के पास सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, ठीक है? तो ये है। बाकी ऑप्शन देखो, पैनिक डिसऑर्डर एंग्जाइटी, कल्चरल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं, मतलब ऐसी चीजें हैं बट इस फॉर्म में या फिर इस क्वेश्चन में कुछ जच नहीं रही। ये आप देख लो, प्रारंभिक बाल अवस्था में सोने का समय वियोगज दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है ना, सेपरेशन एंग्जाइटी। तो 10वां क्वेश्चन जो है कुछ ज्यादा इसमें बड़ी बात थी नहीं। रेपिटेटिव एंटी सोशल एक्ट्स ये फिर से हम करेंगे लास्ट में, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन मुझे जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा समझाने वो लास्ट में करेंगे। गन्स फॉर बॉयज एंड डॉल्स फॉर गर्ल्स रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप, जो हम बोलते हैं कि भाई
जो गन है वो लड़कों के लिए और जो डॉल्स हैं वो लड़कियों के लिए। तो इस टाइप का स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो कुछ चीज़ अलग होती ही नहीं जो बताऊँ इसमें, है ना? तो इसमें आप देख भी रहे हो 85% लोगों ने सही जवाब दिया है। जेंडर संबंधित रूढ़िवादी धारणा, लड़कों के लिए बंदूक और लड़कों के लिए लड़कियों के लिए गुड़िया। समझ गए? तो इसमें कुछ अलग चीज़ है नहीं। आ जाओ भाई 13वें सवाल पर। बैडले मॉडल ये हम करेंगे लास्ट में, ठीक है? 14। अच्छा ये आ गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्लीप टेरर मेमोरी परसिस्ट फॉर 2 डेज। स्लीप टेरर, देखो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद आपको लगेगा मैंने नहीं पढ़े हुए, बट एक कॉमन रीजनिंग से, जनरल रीजनिंग से आप आराम से कर दोगे। समझ रहे हो? अच्छा इसमें लिखा हुआ है स्लीप टेरर मेमोरी परसिस्ट फॉर 2 डेज। स्लीप टेरर कौन सी? जब रात में आपको खतरनाक सपना आ गया। तो अब ये बताओ वो खतरनाक सपना आपके दिमाग में क्या 2 दिन तक रहता है? कौन सा सपना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, आपके दिमाग में 2 दिन तक रहता है? नहीं ना, कोई भी सपना नहीं रहेगा। तो हाँ, थोड़े समय के लिए ज़रूर रहेगा कि एकदम से आप डरते हुए उठ गए या फिर सुबह-सुबह आपको याद है, तो वो 2 दिन तक तो आपको सपना याद रहेगा नहीं, और कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो हम पूरा का पूरा याद रख सकें। सबकी धुंधली-धुंधली सबकी थोड़ी-सी धुंधली-धुंधली चीज़ें हमें याद रहती हैं, ठीक है? और वो भी हम भूल जाते हैं। वही लिखा हुआ है पहला। दूसरा, परसिस्टेंट नाइटमेयर सिग्नल्स एक्सेसिव स्ट्रेस, कि आपको रोज़ नाइटमेयर आ रहा है, रोज़ डरावना सपना आ रहा है, फिर कुछ खतरनाक सपना आ रहा है रोज़ ही, तो इसका मतलब आपके स्ट्रेस है। तो आप खुद बता दो, पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 दिन तक कोई भी सपना आप नहीं टिका पाओगे, और दूसरा है सही। अगर आपको नाइटमेयर आ रहे हैं, बहुत ही बेकार सपने आ रहे हैं या फिर नींद नहीं आ रही है, तो भाई स्ट्रेस का कारण है वो, सीधी-सीधी बात। हिंदी में देख लो, निंद्रा भीति का स्मरण 2 दिन तक बना रहता है। लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव का संकेत देते हैं। भाई 2 दिन तक तो नहीं बना रहता, बट लगातार बुरे सपने अत्यधिक तनाव का संकेत ज़रूर देते हैं। तो कौन-सा सही है? केवल दूसरा सही है। इसमें कुछ अलग चीज़ थी नहीं, सिंपल चीज़ें थी। ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, व्हिच पेरेंटिंग स्टाइल वैल्यू सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। आपको पता होना चाहिए अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल का दूसरा नाम नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव क्या होता है, अथॉरिटेटिव क्या होता है, और अथॉरिटेरियन क्या होता है। ठीक है? तो इन सब का आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, हमने ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। तो सेल्फ देखो आपको देखा होगा आपने, परमिसिव डिस्टर्ब है, इट्स डिस्टर्बिंग मी। ठीक है? राइट आ जाए बेचारे, हाँ। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। लो भाई, देख लिया था ऑलरेडी हमने कि डियाना क्या बॉमरिंड ने ये पेरेंटिंग स्टाइल दिए थे। अथॉरिटेरियन क्या होता है, अथॉरिटेटिव क्या होता है, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में जिसमें भाई पेरेंट्स उसको बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल लाड प्यार से रखे, जिसमें उसको सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ रेगुलेशन, इन सब पेरेंटिंग स्टाइल लिखा हुआ है ना, परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल एम्फसाइजेस सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो यही चीज़ है, और बाकी इसके हमने पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, बस पॉइंट दिखा रहा था, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? परमिसिव। समझ गए? अनइन्वॉल्व्ड का दूसरा नाम क्या है? नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल। कौन सी परवरिश शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्वयं नियमन को महत्व देती है? असंबंध, अनुज्ञात्मक, प्रा, प्राधिकृत और सत्तावादी। सबसे खराब कौन सी पूछ लेंगे? सबसे खराब अथॉरिटेरियन। अच्छा एक सवाल और आता है कि विच पेरेंटिंग स्टाइल्स फॉर्म्स इन अपोजिशन टू अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। तो इसका आंसर क्या है? परमिसिव हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, फिर से वो अगर आपको याद दिला दिया है। द टर्म यूज्ड फॉर क्वालिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिगर और स्मॉलर नंबर, की ऐसी कौन सी टर्म हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ एक बड़े नंबर में एक छोटे नंबर पे? देखते हैं। ऑर्डिनलिटी। अच्छा 2 चीज़ होती हैं मैथ्स में, एक होती है ऑर्डर ऑर्डिनल बोलना थोड़ी बोलने में दिक्कत आ रही है। ऑर्डिनैलिटी और एक होती है कार्डिनैलिटी। ठीक है? तो जो ऑर्डिनैलिटी है वो बना है ऑर्डर से। तो ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अगर सवाल आ रखा है ये कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस इन सबको एक टर्म में क्या बोलते हैं? तो ऑर्डिनैलिटी, क्योंकि इसमें ऑर्डर पता लगता है।
कंजर्वेशन आपको पता ही है क्या होती है कि एक चीज़ अगर एक छोटे ग्लास से एक बड़े ग्लास में चीज़ डाली जाए तो कंजर्व रहेगी, उसमें कुछ अलग चेंज नहीं आएगा। सेंट्रेशन आपको पता ही है, जब एक बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ पे बिल्कुल अपना ध्यान टिका के रखे, दूसरे फैक्टर्स पे कोई फोकस करे ही ना। कार्डिनैलिटी होती है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 और 1 आप बताओ कौन-सा बड़ा है? 5 बड़ा है ना? तो वही लिखा हुआ है, द टर्म यूज्ड फॉर द क्वालिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन बिगर और स्मॉलर नंबर मोर और लेस, तो कार्डिनैलिटी होती है। अगर ऑर्डर की पूछ ले तो ऑर्डिनैलिटी आ जाएगी। समझ गए? इसमें कुछ चीज़ हमने ऑलरेडी मैथ वाले ब्लॉक में ये चीज़ कवर करी आ र क कवर कर रखी है, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर किसी को देखना है तो 505 में जाके देख सकता है इसको। समझ गए? तो कोई बड़ी चीज़ इसमें है नहीं, बहुत ही बेसिक सा सवाल कर लिया हमने सॉल्व। सेल्फ कंसेप्ट के बारे में कौन-सी चीज़ सही है? कि भाई सेल्फ कंसेप्ट डिस्क्रिप्टिव मेंटल पिक्चर है खुद की एबिलिटीज़ और ट्रेट्स के बारे में, बिल्कुल सही है। इवैल्यूएटिव मेंटल पिक्चर्स है खुद की एबिलिटीज़ और ट्रेट्स के बारे में, बिल्कुल सही है। और इट इज़ नॉट अ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल भाई एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन है, एक दिमागी रूप में चीज़ है। सेल्फ कंसेप्ट मैं कहीं किसी किताब में या फिर किसी ऐप से डाउनलोड करके नहीं कर सकता। सेल्फ कंसेप्ट मतलब मेरा कंसेप्ट जो कि मैं अपने दिमाग में बनाऊँगा। तो ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन तो है ही है। इसको कैसे कह रहे हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन नहीं है? तो तीसरी चीज़ गलत है और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, वो दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। स्वयं अवधारणा के बारे में सही है, किसी की क्षमता और लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर, किसी की क्षमता और लक्षणों की मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर, दोनों ही सही है, दोनों में कोई भी गलत नहीं है। तीसरा, यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है, गलत चीज़ है, ये एक संज्ञानात्मक निर्माण है, तो सिर्फ सही कौन-सा है? 1 और 2, समझ गए? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट अडॉप्टेड फैमिलीज़, कि जो पेरेंट्स कि बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, उनके बारे में कौन-सी चीज़ सही है? चिल्ड्रंस अडॉप्टेड ड्यूरिंग इन्फेंसी आर मोर लाइकली टू हैव एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, कि जो बच्चे बिल्कुल ही एक इन्फेंट उम्र में, मतलब 0 से 2 साल की उम्र में गोद लिए जाते हैं, उन्हें एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती है? बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वो तो बस अभी एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है या फिर एक नया हार्डवेयर डाउनलोड हुआ है, मान लो आप, है ना? एक नया बच्चा पैदा हुआ है, अब उसके लिए तो हर चीज़ें नई है, तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब वो किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर चुका होगा और फिर कहीं शिफ्ट हो रहा होगा, तो भाई बिल्कुल ही नया, उसके लिए अब हर चीज़ ही नई है, तो उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। जैसे अब क्या हमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 9th-10th में दीपांशु पब्लिक स्कूल में था और फिर मैं 11th-12th में आया सर्वोदय विद्यालय में, ठीक है? तो अब मैं 2 साल उस चीज़ से एक अच्छे खासे रूबरू हो चुका हूँ। अब मैं उस नई चीज़ जगह पे जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पुराना एक्सपीरियंस है। बट इनके पास तो कोई पुराना एक्सपीरियंस है नहीं, इनके लिए तो हर चीज़ ही नई है। तो इसमें तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। सेकंड, अडॉप्टिंग अ फॉरेन बॉर्न, टाइम हो गया भाई, सारा क्वेश्चन और टाइम 23 मिनट और खींचना पड़ेगा। अडॉप्टिंग अ फॉरेन बॉर्न चिल्ड्रंस लीड्स टू मैनी डिफिकल्टीज़, बिल्कुल नहीं है भाई। अगर आप बाहर देश का, अगर मैंने मान लिया कोई बच्चा अफ्रीका में पैदा हुआ है और जस्ट पैदा होते ही आप इंडिया ले आए, ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही तो बात करी कि बिल्कुल ही नया बच्चा है। बिल्कुल ही नया बच्चा है, जो चीज़ सिखाओगे वो सीख लेगा। अब वो अफ्रीकन बच्चे से अपने देश में कोई भी भाषा बोलता हो, जस्ट पैदा करते हुए इंडिया ले आओ, हिंदी बोलते हुए देखिएगा, वो हिंदी सीख जाएगा भिड़ते ही। उसको ये भी नहीं पता होगा कि मैं इस देश का बंदा हूँ या फिर मेरे जो घर के लोग हैं या फिर जो मेरा परिवार है भाषा बोलता होगा। कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों से। समझ रहे हो? तो दोनों ही बात सही है, इसमें दोनों ही बात में कोई गलती नहीं है। हिंदी में देख लो आप, हो जा भाई मेरे। दत्तक परिवारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? शैशवावस्था के दौरान गोद लिए गए बच्चों में समायोजन की समस्या होने की संभावना अधिक होती है और विदेश में जन्मे हुए बच्चे को गोद लेने में कई मुश्किलें आती हैं, तो भाई कोई मुश्किल नहीं आती, अपने दोनों चीज़ सही है। अच्छा, अब इसमें पूछा हुआ था भाई करेक्ट कौन-सा है ना? तो करेक्ट पूछा हुआ था, तो आपको पता ही लग गया होगा। समझ गए कि थोड़ा मेरा गलती से मार्क हो चुका है। करेक्ट पूछा हुआ है और दोनों ही गलत दिए हुए हैं ना, दोनों ही गलत दिए हुए हैं, तो नीदर 1 एंड 2 आएगा, समझ गए? तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना थोड़ा-सा, क्योंकि मैं तो ऑप्शन आपको समझाते-समझाते या फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करते-करते शायद छोटी-मोटी भूल कर दूँ, बट आपको जो मैं गलती से अगर कोई ऑप्शन मार्क कर दूँ या फिर कोई चीज़ गलत कर दूँ, तो आपको ध्यान रखना है। शायद इस चीज़ को मैं
भूल भी जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना इन चीज़ों का, समझ गए? वो तो मैंने भी देख लिया, ठीक है? तो करेक्ट बताना था, दोनों ही गलत चीज़ दी हुई है, कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही कोई डिफ़िकल्टी आएगी, तो दोनों ही गलत है। 31% ने जवाब सही दिया है, वो देख लेना भाई। एग्रेशन का सवाल है, लास्ट में करेंगे, मुझे पता है कौन-सा लास्ट में करना है। ये भी लास्ट में करेंगे, ठीक है? अच्छा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कंप्राइजेज़ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आईसीटी में भाई 3 चीज़ें होती हैं, हमें पता है, हमने सीखी हुई हैं, किसमें सीखी हुई हैं? एनआईएस में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होती है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी होती है, दोनों ही चीज़, तीनों चीज़ होती है। तो 1, 2 एंड 3 इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, नोट्स में जाके देख लो, हिंदी वाले देख लो, ठीक है? व्हेन अ टीचर इज़ डैश देन ही वुड बी बेटर टू मेक स्टूडेंट्स सिट इन अ हाफ सर्कल इन फ्रंट ऑफ अ टीचर, कि जब टीचर को बच्चों को कब सेमी सर्कल में या फिर हाफ सर्कल में बिठा देना चाहिए, पोएम पढ़ाते समय या फिर एक्सपेरिमेंट करते समय, तो दोनों ही समय बच्चों को हाफ सर्कल या फिर सेमी सर्कल में बिठा लेना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते टाइम ये इसका जो मेन रीज़न ये होता है कि सारे बच्चे इक्वल रूप से देख पाएँ, क्योंकि अगर वो रो में बैठेंगे तो पिछले वाले बच्चों को कुछ दिखेगा नहीं, तो वो हाफ सर्कल में बैठेंगे तो वो चीज़ों को देख पाएँगे, ठीक है? बट जब आप क्लास में जाओगे ना, तो आप ये देखोगे कि हाँ भाई, हाफ सर्कल ना मैक्सिमम टाइम आपके काम आएगा। जब चैप्टर पढ़ा तब भी काम आएगा। तो रिसाइटिंग, जब पोएम रिसाइट करो, तो शायद जो पीछे वाले बच्चे हैं उन तक आवाज़ उतनी अच्छी तरीके से ना जाए, या फिर वो आपके चेहरे के हाव-भाव को ना देख पाएँ, पीछे वाले बच्चे। तो उस टाइम पे भी आपको हाफ सर्कल में बिठा देना चाहिए बच्चों को। समझ रहे हो? तो कब बिठाना चाहिए भाई? दोनों टाइम पे बिठाना चाहिए, किसी भी टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? एक बार देख लो आप, पढ़ लो, है ना? कविताएँ पढ़ रहा है और प्रयोग कर रहा है। समझ गए? ई पाठशाला, अच्छा ये देख लो साथ के साथ। इसमें बता रखा है, इनमें से कौन-सा कथन ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सही है? एक जनरल क्वेश्चन है, जो आपको शायद पता भी होना चाहिए और नहीं भी पता होना चाहिए। आप अगर ऑनलाइन जाकर एनसीईआरटी की कोई बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करते हो, तो वही है ई पाठशाला। मतलब कि आप बुक्स को, एनसीईआरटी की बुक्स को, फर्स्ट टू 12th की बुक्स को आसानी से उन्हीं की वेबसाइट पर आके डाउनलोड कर सकते हो। कितनी भाषा में? 3 भाषा में कर सकते हो। कौन-कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। समझ गए? और जो ये चीज़ है, वो जो ये चीज़ है, ये एमएचआरडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनसीईआरटी और सीआईईटी ने मिलकर डेवलप करी थी। तो ये चीज़ है इसकी। तो पहला ऑप्शन देखो, और लॉन्च हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। पहला है कि जो चीज़ है ये 2016 में लॉन्च हुई थी, गलत चीज़ है, 2015 में लॉन्च हुई थी। यूनियन मिनिस्ट्री ने नहीं लॉन्च करी। हाँ, सारी टेक्स्ट बुक्स एनसीईआरटी की हम एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। जो एप्लीकेशन इंटरफ़ेस है वो हिंदी और इंग्लिश का नहीं भाई, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का है। समझ गए? और ये ई पाठशाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। समझ गए? एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, तो देख लो भाई। ई पाठशाला इज़ अ पोर्टल और ऐप डेवलपमेंट बाय सीआईईटी एंड एनसीईआरटी। इट वाज़ जॉइंटली इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सीआईईटी और एनसीईआरटी। लॉन्च कब किया गया? 2015 में किया गया। यूज़ कौन-कौन कर सकते हैं? टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रिसर्चर्स और एजुकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। गूगल ऐप और प्ले स्टोर और विंडोज़ पे डाला गया ये ऐप ई पाठशाला। लैंग्वेज कौन-कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज है। फर्स्ट से 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स हैं और ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज डाल रखे हैं। उसमें साथ के कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज़ेज़, और ये जो मटेरियल है, इनको हम ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी लिमिट्स। समझ गए? और एक, दिस ऐप सपोर्ट्स फ्लिप बुक फॉर्मेट टू प्रोवाइड अ मोर रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। फ्लिप बुक क्या होती है? लाइक आपने काफ़ी बार पीडीएफ देखी होगी, तो आप पलटते हो ना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है कि वो पेज पलट रहा है, देखी है? या फिर आपने कभी ई बुक पढ़ी होगी, तो आप पेज पलटते हो तो वो ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि वो असल में पेज पलटा है। तो वही फ्लिप बुक एक फॉर्मेट होता है, तो वैसा आपको एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का ट्राई करती है। तो बस ये चीज़ें थी। नवंबर 2015 में लॉन्च हुआ है, डेवलपर सीआईटी और एनसीईआरटी, और जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, और भाषा थी इसकी 3, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। समझ गए?
तो इसमें कुछ चीज़ ही नहीं ज़्यादा, बस पूछा हुआ है 2016 में गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो ओनली 2 इसका सही है। समझ गए? तो इसमें कोई अलग चीज़ थी नहीं, जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगी जो मैंने बताई वो आप लिख लेना। समझ गए? बुलेट पॉइंट्स बनाना, बुलेट पॉइंट्स। ठीक है? चौथे पे चलते हैं। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड्स ऑल द गिवन एक्टिविटीज़। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं एक्सेप्ट इसको छोड़ के, किसको छोड़, डिबेट होती है भाई, एग्ज़िबिशन होता है, डांस होता है, टीचिंग नहीं होती। टीचिंग तो एक टीचर पर्सपेक्टिव से हो गया ना, समझ गए? इसमें कुछ चीज़ थी नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन था, तब भी 56% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, 44% ने तो अभी भी गलत दिया है। ठीक है? जहाँ तक मुझे लग रहा है बच्चों ने पता है क्या किया होगा? बच्चों ने इसका आंसर डिबेट या फिर एग्ज़िबिशन लगाया होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, वहाँ तक उन्होंने एग्ज़िबिशन लगाया होगा मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है? तो इसका टीचिंग है। इसमें कुछ समझाने का है नहीं, एक बहुत ही बेसिक सवाल है ये। बेगम हज़रत महल लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये मैंने बताया। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्किप करने लायक हैं, जिसको हम कुछ कर नहीं सकते अनटिल अनलेस अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो आप कर दोगे, और नहीं पढ़ रखी तो नहीं कर पाओगे। सिंपल है भाई, जिसको पता है वो कर दो, वरना स्किप करो, सिंपल सी बात है। बेगम हज़रत महल क्या हुआ 1857 में जब रिवोल्ट हुए ना, तो हर एक प्रोविंस से किसी ना किसी ने रिवोल्ट दिखाया था। तो वही पूछा हुआ है बेगम हज़रत महल ने कहाँ से दिखाया था, तो अवध से दिखाया था। मैंने भी ये इसके मुझे भी इसके बाद ही पता लगा है, ठीक है? मुझे पता नहीं था, समझ गए? तो अगर पता हो तो भाई कर दो, वरना नहीं, स्किप करो, सिंपल। प्री स्कूल लेवल के हिसाब से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन एट प्री स्कूल लेवल। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द सेंटर मस्ट बी बैरियर फ्री, हाँ ठीक है, कोई भी अड़चन या फिर कोई भी उनमें दबाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। पर्सनल इन्वॉल्व इन द प्री स्कूल प्रोग्राम्स मस्ट हैव अ इंटेंसिव ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन। जो भी पर्सनल लाइक टीचर जो भी इन्वॉल्व है प्री स्कूल प्रोग्राम्स में, उनको एक अच्छी खासी लेवल पर इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग देनी चाहिए, भाई बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों ही बात सही है, इसमें कुछ ना समझा। शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो तीनों ही आवश्यक है। ठीक है, तो कुछ अलग चीज इसमें थी नहीं समझा। Which one of the following suggestive intervention strategies can help in addressing the issues related to the inclusion of scheduled caste children in school? इस scheduled class children को आपको थोड़ा सा उनका इंक्लूजन कराने के लिए, उनका समावेशन कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ें या फिर स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ है मॉनिटरिंग अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रंस शुड बी डन रेगुलरली, बिल्कुल ठीक है भाई। SC ST बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, अटेंडेंस के बारे में, रिटेंशन के बारे में। देखो, ये जो SC ST की बात चल रही है ना, ये एक किसी मॉडर्न सिटी की नहीं चल रही, लाइक दिल्ली की। ये SC ST का जो मेन प्रॉब्लम है ना, ये एक बहुत ही पिछड़े इलाके में आती है, जहाँ पे बच्चा स्कूल आने को राजी है ही नहीं। दिल्ली में तो चाहे SC ST जितने भी फैमिलीज़ हैं, उनको एक अच्छी खासी नॉलेज है कि भाई हमें स्कूल जाना है, तो वो आते हैं। ये प्रॉब्लम मेन एक बहुत ही एक पिछड़े हुए इलाके में आती है, जहाँ पे उस पूरी फैमिली का एक अलग काम होता है, उनका जीवनी अलग काम चल रही होती है। तो वो समझते नहीं कि भाई इस बच्चों को स्कूल भी भेजें। समझ रहे हो? तो बिल्कुल ठीक है भाई, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दूसरी है रिक्रूटमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट टीचर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद अ शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रंस, बिल्कुल ठीक है भाई, शेड्यूल कास्ट टीचर को भी अपॉइंट करना चाहिए, ताकि उन बच्चों की जो कंटेक्स्ट है वो वही अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो उनको भी रिक्रूट करना चाहिए। समझ गए? तो कोई भी इसमें गलत चीज़ नहीं, दोनों ही चीज़ सही है। अच्छा ये बताओ आप, एक आदिवासी इलाके में एक आदिवासी इलाके में एक आदिवासी टीचर, या फिर जो ऐसा बंदा जो आदिवासी था और अब टीचर बन गया, उसी को ही टीचर बनाने में फ़ायदा है, कि फिर कोई भी XYZ दिल्ली से कोई टीचर बना के वहाँ भेज दिया। सेकंड जो फर्स्ट केस है, जो टीचर आदिवासी बना है, उसी को भेजने में फ़ायदा है ना, उनको उनकी भाषा भी आती होगी, उनको अपने कॉन्टेक्स्ट भी पता है कि भाई अच्छा हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मुझे ऐसे पढ़ाना है, समझ रहे हो? उसके बाद रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स भी होंगे। तो वही चीज़ इसमें दी हुई है। तो इसका दोनों आ जाएगा आंसर। ठीक है, अभी भी 43% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, 57% बच्चे अभी भी गायब हैं।
जहाँ तक मुझे लग रहा है उन्होंने दूसरा ऑप्शन गलत मार्क किया है, समझ गए? जबकि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम आ चुके हैं 28वें क्वेश्चन, 34 मिनट, थोड़ा स्पीड खींचते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 प्रोहिबिट्स द चाइल्ड मैरिज अंडर द एक्ट कि कौन कितनी लीगल एज कर दी गई गर्ल्स के लिए शादी करने की, तो भाई 18 साल कर दी गई। अगर लड़कों की पूछें तो लड़कों की 21 साल कर दी गई, ठीक है? लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल। कुछ इसमें चीज़ थी नहीं बताने वाली। चलो आगे फटाफट। हिंदी में समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी नहीं बोल रहा, हिंदी में समझा रहा हूँ, समझ लो। इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन कौन सी ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की टुवर्ड्स अ कंट्री। पहला है बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल ठीक है। हेल्थ फैसिलिटीज को इंश्योर करना कि भाई देश में प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटीज हैं, व्यवस्था है कि नहीं स्वास्थ्य की, लाइक हॉस्पिटल्स वगैरह, अस्पताल वगैरह हैं कि नहीं, ठीक है। तीसरा असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड पीपल आफ्टर नेचुरल क्लाइमिटी, अगर कहीं बाढ़ आ गई बिहार में तो गवर्नमेंट ये थोड़ी है कि छोड़ देगी उनको, भाई उधर प्रॉपर खाना पहुंचाया जाएगा हेलीकॉप्टर के थ्रू, जो भी रेस्क्यू प्लान है वो किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसकी तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। कौन सा टाइप ऑफ मोटिवेशन है जो हमें ड्राइव करता है, जो हमें मोटिवेट करता है थ्रू इंटरेस्ट या फिर एंजॉयमेंट? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक किसको होता है? एक्सट्रिंसिक तो भाई थ्रू पैसा हो गया, थोड़ा थ्रू कोई गिफ्ट हो गया, थ्रू कोई नंबर हो गया, उसके थ्रू होता है, ठीक है। किस प्रकार की अभिप्रेरणा रुचि या आनंद से प्रेरित होती है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा। बाह्य प्रेरणा तो बाह्य चीजों से होती है। इसका भी बताओ, 61% ने सही जवाब दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द क्लासरूम? कौन सा सही है? स्टूडेंट्स कैन बी इन्वॉल्व फॉर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम, बिल्कुल ठीक है बात है भाई। देखो मैं तो ये करता हूँ, जो साफ सफाई ना, बेशक मेरी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो साफ सफाई है क्लास में एंटर ही होते ही। एक तो देखो, जो हम एक दीदी होती थी साफ सफाई वाली, वो ऑलरेडी कर चुका था उस टाइम तक उन्होंने साफ, बट जैसे ब्रेक के बाद बच्चे खूब गंद कर देते हैं, लाइक कूड़ा कचरा कर दिया, या फिर जब एक्टिविटी होती है जब कूड़ा कचरा कर दिया, तो बिल्कुल भाई उन्हें मोटिवेट करो साफ सफाई करने। कोई छोटा उनको अगर अभी से पता लगने लग गया ना कि, या फिर उन्हीं से अभी से उनके दिमाग में डल गया कि भाई ये साफ सफाई बहुत छोटा काम है, तो वो तो अपनी छोड़ो, वो देश को तो बुरा हाल कर देंगे, समझ रहे हो? और मैं तो, जब वो साफ सफाई वाली आंटी आती है, मैं तो बता रखा भाई ये मैम है, इनको सारे खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोला करो, ये हमारी सेवा करती हैं, ये हमारे आस-पास हमारी सफाई रखती हैं, अगर हमारे आस-पास सफाई होगी तभी हम अच्छे तरीके से पढ़ पाएँगे। तो वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सारे पैर भी छूते हैं जब वो एंट्री करती हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो पहला बहुत सही है। सेकंड है लैक ऑफ वेंटिलेशन इन क्लासरूम अफेक्ट स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ी-सी मैं अब स्पीड बोलूँगा, थोड़ा-सा मेरी ज़बान भी ऊपर-नीचे हो सकती है, तो संभाल लेना थोड़ा-सा, ठीक है? एक बार पानी मँगा लूँ 2 सेकंड। पानी लेके आना। तो बिल्कुल ठीक है बात, भाई वेंटिलेशन अगर नहीं होगी तो बच्चे के कंसंट्रेशन में दिक्कत। पानी देना, पानी। तो ये भी चल रही है। तो कक्षा में वायु संचालन की कमी से छात्रों को एकाग्रता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो दोनों ही बातें सही हैं, कोई भी गलत नहीं, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन कब आया? ऑलरेडी हमने एनआईएस में पढ़ा हुआ है, 1974। जिसको याद नहीं हो भाई, एक बार जाके देख लो। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भाई, आईईडीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईईडीसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। बैटरी गई, चार्ज लगाने दो, ठीक है। पूछ भी लेंगे किसने स्टार्ट किया था भाई? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने चालू किया था। चार्ज लग जा भाई। भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए एक एकीकृत शिक्षा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना डैश को देख लो। भाई देखो, एज अ मेरे को आप एजुकेटर समझो कि मेरे को दोनों में कैसे पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि आपको तो सिर्फ 60 क्वेश्चन है, मेरे लिए तो 120 क्वेश्चन है, प्लस मुझे पूरा कंटेंट थ्रू पढ़ना भी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया गया? अगर पता है बेस्ड ऑन दी आपकी जीके की नॉलेज तो आप कर दो, वरना करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। मुझे पता है 1878 में आया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस वर्नाकुलर प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में होता क्या है? वर्नाकुलर मतलब होता है मातृभाषा। तो जो भी अखबार मातृभाषा में छप रहा था, उनको एक बार आपको पुलिस को दिखाना पड़ेगा छापने से पहले। ये इसमें लिखा हुआ था, लॉर्ड लाइटन ने दिया था, समझ गए? यही सेम सवाल शिफ्ट एक में भी दिया हुआ है।
क्वांटिटेटिव डाटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो संख्यानात्मक डाटा है, संख्यानात्मक आंकड़े हैं, वो किसके रूप में होते हैं भाई? आपको पता है, रिपोर्ट कार्ड के रूप में होते हैं। बाकी आपको ऑप्शन है नहीं, बाकी और कुछ होता है। समझ गए? लोकल अथॉरिटी, which of the following is included in the local authority of having administrative control over schools? किनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है स्कूल्स के ऊपर? जिला पार्षद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों का ही होता है भाई। जिला पार्षद होता है भाई थोड़ा सा गांव वाले इलाके में, और जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो लोकल बॉडी होती है अर्बन इलाके में। तो दोनों ही है, एक गांव में एक शहर में, दोनों के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, तो 15वां भी हो गया। चलते हैं 16वां। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक मॉडल्स ऑफ इमिटेशन? सिंबॉलिक मॉडल काफ़ी सारे मॉडल हमने किए हुए हैं। एक रियल मॉडल होते हैं, एक सिंबॉलिक मॉडल होते हैं। सिंबॉलिक मॉडल कौन? जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्टून्स में देखते हैं, कॉमिक्स में देखते हैं, तो क्या हो गया, फिर पिक्चरों में देखते हैं, वो सारे सिंबॉलिक मॉडल होते हैं। तो रिलेटिव नहीं है, टीचर नहीं, सिबलिंग है, ये तो सारे रियल मॉडल हैं। तो एक ही है कॉमिक कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं सिंबॉलिक मॉडल, ऑलरेडी किया हुआ है कौन सी क्लास में? वो इमिटेशन वाली जिनकी क्लास थी, बंडूरा साहब की क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, याद होगा। अगर नहीं है तो एक बार नोट्स खोल के देख लो, या फिर क्लास उस क्लास में जाके देख लो। ठीक है, राइट। जो आर टी है वो पूरे देश में लागू किया गया, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, वो कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी किया हुआ है। अगर किसी को याद नहीं है तो आर टी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डली हुई, वहाँ जाके देख सकता है। ठीक है, उसमें बताया गया है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है भाई? ऑलरेडी कौन सा है, बंडूरा साहब का ही सवाल है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विकेरियस लर्निंग। ठीक है, विकेरियस लर्निंग हम समझ चुके हैं, जब हम किसी को देख के उसको इमिटेट करके उसको ऑब्जर्व करके सीखते हैं, उसे हम कहते हैं विकेरियस लर्निंग। मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है भाई, ऑब्जर्वेशन लर्निंग में 4 प्रोसेस इन्वॉल्व है, आपको पता होगा। एक अटेंशन है, एक रिप्रोडक्शन है, एक मोटर रिप्रोडक्शन है। समझ रहे हो ये सारी चीज़ें, और मोटिवेशन है। तो वो 4 स्टेप आपको पता ही होंगे, या फिर जो 4 चीज़ें वो आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है आपका बंडूरा साहब की थ्योरी से, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से है ये सवाल। ठीक है, इससे स्थान पत्र अधिगम के रूप में भी माना जाता है, और पुनर्निर्माण की गतिक प्रक्रिया अवलोकनात्मक अधिगम से में शामिल होती है। दोनों ही ऑप्शन सही है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको पता होनी चाहिए थ्योरी। एक बच्चा है मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, तो इन नीचे में से उसके पास कौन-सी विशेषता आएगी और कौन-सी नहीं, इसे बतानी है, एक्सेप्ट कौन-सी नहीं आएगी। ठीक है? लिखा हुआ है ना, देन ही विल शो ऑल द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट किसको छोड़कर, बाकी सारी विशेषताएँ आएँगी। प्रॉब्लम इन स्वेलिंग फूड, खाना गटकने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, चीज़ पर ध्यान लगाना में दिक्कत, बिहेवियर चेंजेस, और तीसरा है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और लॉस। तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है, हमने ऑलरेडी शायद की हुई है, अगर नहीं की हुई तो बता देता हूँ। जब भी मेंटल इलनेस होएगी तो सारी चीज़ें होंगी। कंसंट्रेशन में दिक्कत हमने किया हुआ है, याद आ गया मुझे, 506 में हमने किया हुआ है। कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी, बिहेवियरल चेंजेस आएँगे, और अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और लॉस भी होगा। गटकने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एज़ सच गटकने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो उसकी ये ओस्टियोफेगस कहते हैं, जो हमारी फूड पाइप होती है, वो तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है? अभी भी 42% ने सही जवाब दिया है, बाकी 58% गायब। एक बार देख लो। ठीक है? अच्छा, which therapy helps children who are affected by injury or disability through movement, exercise और manual therapy? तो इनमें से कौन सी थेरेपी बच्चे को हेल्प करती है? कौन से बच्चे जिससे जो किससे अफेक्टेड है? डिसेबिलिटी से। और कैसे हेल्प करती है? थोड़ी उनकी मूवमेंट कराती है, एक्सरसाइज कराती है, कुछ भी कराती है। तो फिजियोथेरेपी, फिजियो मतलब फिजिकल थेरेपी, तो आपको देखते ही समझ जाओगे फिजिकल थेरेपी यही है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। स्पीच थेरेपी, स्पीच में कोई गड़बड़ी है, जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे को लगता है मेरे को है। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी बार बहुत तेज़ बोल देता हूँ, और काफ़ी बार शब्द खा भी जाता हूँ। तो स्पीच थेरेपी तो ये तो नहीं है भाई। तीसरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी नाम से ही पता लग रहा है ऑक्यूपेशन। ऐसे बच्चे जो घर में रह कर बिल्कुल खाली हो गए हैं, जिन्हें कुछ काम नहीं मिल रहा है, उनको भी एक बहुत ही तगड़े तरीके के अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। उनको हम देते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी। उन्हें ऐसा काम सिखाया जाता है जो उन्हें किसी ना किसी काम में इन्वॉल्व रखे, ऑक्यूपेशन दे। समझे?
देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। देख लो भाई, ये रहा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसको पता ना हो। ऑक्यूपेशन इन रिहेबिलिटेशन द पेशेंट्स आर गिवन रिहेबिलिटेशन, भाई जो बच्चे भाई बिल्कुल ही घर पे आतंक मचा रहे हैं, उनको जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाला जाता है तो उनको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, एक सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है और एक वोकेशनल थेरेपी दी जाती है। Occupational therapy, the patients are taught skills such as candle making, paper bag making, and weaving to help them to form a work discipline. तो ये होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी चीज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, वोकेशनल थेरेपी आप नाम से समझ ही गए होगे। मेन दिक्कत ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आई होगी, मैंने आपको बता दी। समझ गए? तो फिजियोथेरेपी, ये विकास कौन था, विशाल भाई ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे लगा रहा। ठीक है, अब समय हो चुका है 45 मिनट, सवाल बचे, कोई ज़्यादा सवाल है ही नहीं। इसमें से कौन सा कथन सही है? सॉर्टिंग इज पुटिंग टुगेदर आइडेंटिकल थिंग्स, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बोलते हैं भाई इस अलमारी को सॉर्ट कर दे, तो सॉर्ट कैसे करेंगे? किताब एक जगह, पेन एक जगह, ऐसे करेंगे सॉर्ट, ठीक है। मैचिंग इज लुकिंग फॉर सम कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, मैचिंग ऐसी तो करेंगे। मैचिंग और कैसे करेंगे? एक दूसरे में कोई ना कोई संबंध होगा, कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तभी तो मैच करते हैं। तो दोनों ही सही है, इसमें कोई भी गलत चीज़ें नहीं। ठीक है, हिंदी में देख लो एक बार भाई। ठीक है, चले आगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है मैथ में? ओपन एंडेड जिसके एक क्वेश्चन के काफी सारे उत्तर निकल पाए, तो आप खुद देख लो। इसमें देखो आप, ऑप्शन नंबर सी, ड्रॉ आ ट्रायंगल विद पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के जो पेरीमीटर रेक्टेंगल बनाएंगे 20 सेंटीमीटर का, तो उसके काफी सारे उत्तर निकल सकते हैं। एक उत्तर तो फिक्स नहीं है, बट जो फर्स्ट है, सेकंड है और जो थर्ड है, उनका तो एक ही उत्तर निकलेगा सेम। ठीक है, तो ये भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड हो गया है। अच्छा, वीमर की आ गई है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू वीमर देयर आर 5 प्रैक्टिसेस दैट नीड टू चेंज टू अचीव लर्निंग एंड लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रैक्टिस। इसकी 5 प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी करी हुई है। याद आया? याद नहीं आया होगा, याद दिलाया था, निकाल देता हूँ एक बार। लो भाई, 502 ब्लॉक एक में, अकॉर्डिंग टू वीमर देयर आर 5 प्रैक्टिसेस दैट नीड्स टू चेंज टू अचीव लर्निंग सेंटर्ड टीचिंग। मैंने बताया, सिर्फ आपको ये याद रखना है। फंक्शन ऑफ कंटेंट, रोल ऑफ टीचर, responsibility for learning, process and purpose of evaluation, balance of power। ये थे। अब देख लो कौन सी, बैलेंस ऑफ पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग है, फंक्शन ऑफ क्लास है, कल्चर ऑफ क्लास नहीं है। अरे ठीक है, 21%, ये 21% वही बच्चे हैं। इसमें से 21% वही बच्चे मिलेंगे, चाहे तो जिसने छोटा मोटा एक तुक्का लगाया हुआ, नहीं तो 21% वही बच्चे जिन्होंने सिर्फ एनआईएस पढ़ रखी है। बाकी सब तुक्का मारे। जो 89% लोगों ने, सॉरी 79 बच्चों ने गलत किया ना परसेंट, वही बच्चे हैं तो फुल तुक्का मार। ऑब्जर्वेशन लर्निंग को क्या क्या कहते हैं? विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं, मॉडलिंग भी कहते हैं। ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। अवलोकनात्मक अधिगम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। स्थान पत्र अधिगम और आदर्शात्मक अधिगम, दोनों ही है। क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसका है विकेरियस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इट इज नो एग्जेजरेशन, एक्सजेस और 2 सेकंड देना मुझे। अब बेइज्जती तब होएगी जब पानी पी के गलत बोल दूं। ठीक है, इट इज नो एग्जेजरेट, एग्जेजरेट। यार मेरे को बोलना आता है, पर पता नहीं मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। एग्जेजरेट, it is no exaggeration to say that the idea of the proof is the single most important idea of all mathematics। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हिंदी में दिखाए तो, अगर समझ ना आए तो। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संपूर्ण गणित में प्रमाण का विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार है। बिल्कुल ठीक है बात भाई। अगर मैथ में कोई चीज आप बोलोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला ये है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आप तो ये बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ, वो अलग बात हम रख लेते हैं। बट
कोई भी एक लॉजिकल बंदे के पास जाओगे ना, वो पहले ये बोलेगा भाई इसको प्रूफ तो करके दिखाओ। तो वही है भाई, सबसे एक जिस चीज पे मैथ टेकी हुए प्रूफ है, तो वही चीज लाइन कह रही है, तो प्रूफ ठीक है। अब मैथमेटिकल प्रूफ और स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ नोट मोर देन वन स्टेप विच मेक्स अप मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इसने ये बोला हुआ है कि जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो सिर्फ एक ही लाइन का होता है। भाई गलत। मैथमेटिकल प्रूफ तो 4 5 6 कितने भी लाइन का हो सकता है, और होने एक लाइन का भी हो सकता है। दूसरी दूसरी जो लाइन है वो गलत है, और जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। किसी कथन के गणितीय प्रमाण में एक से अधिक चरण नहीं होते हैं जो उस कथन के समर्थन के लिए गणितीय रूप में स्वीकार्य साक्ष्य बनाते हैं। तो भाई एक से ज्यादा लाइनों में प्रूफ हो सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी कर भी रखा है भाई, प्रूफ 9 10th में किया हुआ है। तो ओनली फर्स्ट इसका सही है। पांचवा हो गया। चलते हैं भाई छठा। अच्छा, ये देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा, आप चौंक जाओगे। Which one of the following committees significantly commented that an important reason for why rural children are not able to access higher education is the continued dominance of English? ये चीज हमने इंग्लिश की किताब 504 503 में पढ़ी थी, जब एक कमेटी एक कमेटी बनाई गई 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद, जिनकी कुछ रिकमेंडेशन के बाद फिर से उस चीज को थोड़ा सा ठीक किया गया और 1992 में प्लान ऑफ एक्शन लाया गया। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सेकंड दीजिए। देखो, in this context the Ramamurthy Committee 1990 reviewed the national policy of education 1986 and significantly commented that an important reason for why children are not able to access higher education is the continued dominance of English language। और इन्हीं चीज को देखते हुए 1992 में प्लान ऑफ एक्शन लाया गया। समझ गए? तो कमेटी कौन सी है? रामामूर्ति कमेटी 1990। रिव्यू किसको किया था? एनपीई 1986 को रिव्यू किया गया था, और बोली ये लाइन गई थी। तो आप इसको लाइन को लिखना चाहो लिख लो, और समझना चाहो समझ लो। में ये लाइन कि भाई निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्वपूर्ण रूप से टिप्पणी की कि ग्रामीण बच्चों के उच्च शिक्षा तक पहुंचने में सक्षम नहीं होने का एक कारण है अंग्रेजी का निरंतर प्रभुत्व। समझ गए? हटा। सातवां इनमें से कौन सा सही है? व्हेन टीचिंग लैंग्वेज देयर शुड बी नो फोकस ऑन जर्नल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। गलत चीज है। चॉइस ऑफ टॉपिक इज इमटेरियल वाइल टीचिंग लैंग्वेज, ये भी गलत है। दोनों ही गलत दे रखे। भाषा के शिक्षण के समय बच्चों के सामान्य संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। भाषा के शिक्षण के विषय का चयन महत्व है। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा रूप से आपको समझा दिया, इसमें टाइम लग रहा है। Data is information collected in a systematic manner with the aim of reaching certain related conclusion. Handling data is merely doing arithmetic. बताओ भाई कौन सा है? तो भाई पहला सही है और दूसरा गलत है। हैंडलिंग डाटा इज मेयरली डूइंग अर्थमेटिक, ये चीज़ गलत है। सिर्फ जोड़ घटा नहीं होता डाटा डेटा हैंडल करने में, बहुत चीज़ें होती है भाई। फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के लगाने पड़ते हैं, और डेविएशन के लगाने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। और आप देख लो एक बार। आंकड़े निश्चित संबंधित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उद्देश्य से व्यवस्थित तरीके से एकमात्र की गई जानकारी है। आंकड़ों का संचलन केवल अंक गणित करना होता है, करना है गलत चीज। ठीक है। नोवा ई पोर्टफोलियोज असाइनमेंट के बारे में कौन सी चीज गलत है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर ओनली सबमिटिव असेसमेंट, ये गलत है। पोर्टफोलियो प्रोवाइड सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑन गोइंग वर्क, ये कैसी? तो बिल्कुल ठीक है भाई, जो पोर्टफोलियो है वो उनके स्टूडेंट के ऑन गोइंग वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो दूसरी चीज़ तो बिल्कुल सही है, और पहली तो गलती पूछ इसमें भाई क्वेश्चन। ओ, चले भाई, अभी तो बहुत चीज़ें बची हैं, जो तो बची हुई है। अब बस ग्रुप है, जो स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ बस ग्रुप, हमने ईवीसी किताब में पढ़ा था, याद हो? अगर ईवीसी किताब देखनी हो तो भाई ईवीसी किताब है 505। अच्छा, इंग्लिश की सॉरी मैथ्स की किताब 504 है, और जो ईवीसी किताब है वो है 505। आपको एक बार दिखा
ये रहा बस ग्रुप। 505 ब्लॉक 2 है। अब बस ग्रुप इज़ अ स्मॉल ग्रुप जो कि 3 से 6 बंदों का होता है, जो किसी एक डेफ़िनिट इश्यू प्रॉब्लम की वजह से को लेके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, टास्क को कंप्लीट करते हैं एक शॉर्ट पीरियड में, और फिर जो बस ग्रुप है, वो एक लार्जर ग्रुप को रिपोर्ट करता है। अभी रख ठीक है, मार्क ऑलरेडी मार्क 2 ग्रुप। ये भाई छोटी-मोटी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है, बट आपको गिवन द फैक्ट ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हमारे पास 55 मिनट बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे फिनिश मारते हैं। सवाल हो गए, 10 सवाल हो गए। ये ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सवाल है। ऑल आर द मेजर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द क्लासरूम एक्सेप्ट, इनमें से सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं को छोड़कर भाई। इवैल्यूएटिंग टीचर परफॉर्मेंस, असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स और क्लासरूम ट्रांजैक्शन, सारी चीज़ होती है। बस टीचर्स परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन क्लासरूम प्रोसेस में नहीं होती। क्लासरूम प्रोसेस ही हमने ऑलरेडी एनआईएस में किया हुआ है, याद हो वो ट्रायंगल के रूप में किया था। हमने ट्रायंगल बनाया था, एक एक चीज़ ऊपर एक चीज़ राइट में लिखी हुई थी, वही चीज़ें हैं, आपको याद होंगी। एनआईएस में ऑलरेडी गिवन है, देख लेना। Standardization of certain standard language is highly related to the process of social exploitation और social awakening। भाई बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ का जितना शोषण होगा वो उतनी ही फेमस होगी, और फेमस होगी तो भाई उस चीज़ का हमें माननीकरण तो करना ही पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, कुछ मानक भाषा का मानकीकरण डैश की प्रक्रिया से अत्यधिक संबंधित है, सामाजिक से बिल्कुल संबंधित है। और सामाजिक जागृति, आप लोग को लगेगा कि भाई सोशल अवेकनिंग भी तो ज़रूरी है इस चीज़ में। भाई इस चीज़ में सोशल अवेकनिंग का कोई कारण नहीं है। ऐसा अच्छा, एक चीज़ एक पॉसिबिलिटी ज़रूर हो सकती है, बट एकदम से ऐसा नहीं होगा। अब मैं बोलूँ कि भाई चलो, अब आजकल वो बहुत चल रहे हैं भाई जो कोरियन बॉयज़ हुए या फिर साउथ कोरिया आजकल इंडिया में बहुत ट्रेंड में चल रहा है। अब मैं बोलूँ कि भाई, या फिर मोदी आके बोलते हैं कि आज से सबको कोरियन लैंग्वेज बोलनी है। अब बट लोग कितने ही इस बारे में अवेक हो लें कि भाई बोलनी है, पर उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। समझ रहे हो? गिवन द फैक्ट, अब सारी किताबें जब तक वो उस कोरियन लैंग्वेज में ना आ जाए, जो भी डॉक्यूमेंट है वो कोरियन लैंग्वेज में ना आ जाए, जब तक कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। समझ गए? तो ये चीज़ ऑलरेडी 503 इंग्लिश की किताब में लिखी हुई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो भाई, 503 ब्लॉक 1 स्टैंडर्ड लैंग्वेज हमने देखा था। स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती क्या है? ये देखो, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ऑलरेडी मार्क। ये मैंने अभी मार्क करके लाया हूँ, जब हमने क्लास में पढ़ा था, जब हमने ऑलरेडी मार्क कर लिया था। स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस इज वेरी हायरली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सप्लॉइटेशन। ऑलरेडी किया हुआ है, अभी मार्क करके नहीं लाया हूँ। कहीं सोच रहे हो अभी मार्क किया, नहीं। समझ रहे हो? तो सोशल एक्सप्लॉइटेशन और बाकी चीज़ें भी करी थी भाई इसमें, याद हो तो। बाकी चीज़ें भी बहुत चीज़ें करी थी, बस बताने का उद्देश्य ये था। सोशल एक्सप्लॉइटेशन ओनली 12वां हो गया। 13वें पे चलते हैं फटाफट। डिसलेक्सिया में किसका चीज़ के ऑर्डर होता है भाई? डिसऑर्डर रीडिंग का होता है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। ईवीएस में 5 थीम होते हैं, इनमें से कौन सा थीम नहीं है? फूड होता है, शेल्टर और वाटर। बायोटेक्नोलॉजी नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? कौन सी चीज़ सही है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेलिंग एंड रीडिंग अ स्टोरी। स्टोरी को सुनाना और पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है भाई, बिल्कुल फ़र्क है। तो पहला गलत हो जाएगा। इंटोनेशन पैटर्न ऑफ बोथ टेलिंग एंड रीडिंग स्टोरी सेम, बिल्कुल गलत है। दोनों ही चीज़ का इंटोनेशन, चीज़ों में उतार-चढ़ाव, स्टोरी को एक बताना, एक रीड करना, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है? दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, ईदर 1 एंड 2। भाई दोनों में डिफरेंस है, दोनों चीज़ सेम नहीं होती। ये आप चीज़ समझ गए होंगे, कुछ इसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे सिंगल फ्रैक्शन, मैथ्स वाली 504 में ऑलरेडी किया हुआ है। सिंगल फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट दैट ऑपरेशन, रिप्रेजेंट द ऑपरेशन दैट कैन बी डन ऑन अ सिंगल फ्रैक्शन। सिंगल फ्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4/5, 6/10। सिंगल मतलब एक फ्रैक्शन, सिर्फ एक फ्रैक्शन बात चल रही है। रिड्यूसिंग टू सिंपल फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपके सामने बोलूँ 8/10, तो उसको आप सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, क्या बन जाएगा? 4/5। तो पहला सही है। कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू द मिक्स फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल ठीक है भाई। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, लाइक 15/10 या फिर 12/7। तो 12/7 है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
उसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया जाएगा, 1/5/12। ठीक है, शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे, और लिख के दिखा दो। ठीक है, जैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 12/10, इम्प्रॉपर सॉरी, को आप मिटा दो, मिट जाएगा, तो ले लो 12/7 है एक, वो तो उससे भी जाएगा, 12/7 है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूं, मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5/7। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाइस वर्सा, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ऐसे बता। बंद हो जा मेरे भाई, कैसे बंद हो तू, मुझे बंद नहीं करना, तू जाए ऊपर, हिट होके मानेगा और कुछ नहीं। ठीक है, समझ के वो दोनों डिलीट हो गए हमारे, डिलीट कर दिया मैंने सीधे, देख लो। हिंदी वाले, एक भिन्न पर की जा सकती हैं कौन कौन सी संक्रियाएं, ऑपरेशन कर सकते हैं सरलता रूप में, कम करना विभिन्न भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में, और उसके विपरीत परिवर्तित करना। रुक जाओ भाई, एजुकेशन कमीशन 1946-66 के रिगार्डिंग, थ्री लैंग्वेज फार्मूला के रिगार्डिंग, ये इन दोनों में से कौन सा कथन ठीक है। द फर्स्ट लैंग्वेज, जो पहला लैंग्वेज है वो मदर लैंग्वेज होनी चाहिए, फिर रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो सेकंड लैंग्वेज है वो कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, या फिर इंग्लिश होनी चाहिए, और जिन स्टेट में इंग्लिश बोली जाती है उसमें हिंदी होनी चाहिए सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, समझ गए। तो मॉडर्न लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है जिस स्टेट में, उधर सेकंड लैंग्वेज हिंदी। समझ गए, वाइस वर्सा, ये हमने ऑलरेडी 501 में ट्रीट किया हुआ है, बोथ 1 और 2 इसमें दिखा। ईवीएस में कौन कौन सी असेसमेंट टेक्निक होती है, दोनों टेक्निक है, ऑलरेडी हमने 505 जो ईवीसी किताब है उसमें काफ़ी सारी असेसमेंट टेक्निक्स की हुई है, इनमें से दो नए से सीधा सवाल पूछा रखा है, कर लेना। टीएलएम की फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यंग चिल्ड्रन पिक अप द एक्सेंट फ्रॉम दोज अराउंड देम, बिल्कुल पहला ही सही है। पहला देखो, सिंपल चीज दिख ही रही है, सही है। तो बाकी देख लो, बेबीज कांट हियर द वॉइस फ्रॉम द टाइम दे आर बॉर्न, babies do not play with the sound, practice of making sound is not seen in the babies, पहला ही सही है। तो एक सही दिखने के बाद बाकी तो गलत हो ही जाए, तो बाकी तो गलत है ही ना, समझ गए, बाकी तो गलत हो ही गई। इसमें कुछ प्रॉब्लम शायद, मुझे पता नहीं, शायद ये जो क्वेश्चन है शायद मैंने 2 बार बोल दिया है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें तो भाई कोई दिक्कत आई नहीं हो। चलो भाई, स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेमोरी दैट प्रोड्यूसेस स्क्रिप्ट ऑफ फैमिलियर रूटीन्स। तो भाई एक जेनरिक मेमोरी होती है, एक एपिसोडिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी, जिस जैसे नाम पता लग रहा है एपिसोड, तो इस एपिसोडिक मेमोरी में हमारे दिमाग के अंदर क्या चीज़ होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक्सपीरियंसेस, एपिसोड्स जो हमारे हम लाइफ में करते हैं उन चीज़ से जुड़े रहते हैं। और जेनरिक मेमोरी होती है हमारी आप मान लो लॉन्ग टर्म मेमोरी टाइप की, जिसमें हमारे डे टू डेली रूटीन्स ऑलरेडी डले होते हैं। ठीक है? इसका मैं आपको तो भाई देख लो। अ, हाँ, most early childhood experience become the part of generic memory. Generic memory begins at about age 2, produces a script or general outline of a familiar repeated events without details of time and place. Generic memory is the memory that produces a script of familiar routine to guide behavior. डेवलपमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी एक अलग चीज मेमोरी होती है, लाइक खुद के बारे में, ऑटो की हमने बचपन में से थे फिर बड़े हो कैसे होगी, ये होती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के 4 साल के अराउंड, चलो ठीक है,
जो ये बाकी एक मेमोरी का टॉपिक हमें पूरा अलग से करना है, वो एक अलग क्लास में करेंगे। आप बस ये समझो कि जो जेनरिक मेमोरी होती है उसी के अंदर हमारे फैमिलियर रूटीन्स डले होते हैं। सिंपल चीज हमें एक अलग से करना है। तो वही है, प्रोड्यूस द स्क्रिप्ट ऑफ फैमिली रूटीन्स ओनली। क्या हो गया, 5 हो गया, 8 जाओ। ये सवाल देखो, इसमें से कौन सा कॉग्निटिव एडवांसेस है, मतलब कुछ सिंपल क्वेश्चन बना रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कॉग्निटिव एडवांसेस अर्ली चाइल्डहुड। तो तीसरा सवाल ना भाई हिंदी, निम्नलिखित में से कौन सी वह स्मृति है जो परिचित दिनचर्या का आलेख तैयार करती है। अब और घटना पत्र घटना पारक स्मृति। आ जाओ भाई 8वें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कॉग्निटिव एडवांसेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, सेंट्रेशन, यूज ऑफ सिंबल्स और थ्योरी ऑफ माइंड। देखो हम ये सारे के सारे आपको याद हो अर्ली चाइल्डहुड लाइक इन्फेंसी के बाद, तो से जो कि अच्छा सेंट्रेशन यूज ऑफ सिंबल्स, आप समझ गए थ्योरी कौन सी है, प्याजे की थ्योरी की बात चल रही है। तो उसमें एक अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो कहाँ से कहाँ होगी, 2 से 7 की होगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड। प्री ऑपरेशनल पीरियड में हमारे पास सेंट्रेशन आती है, बिल्कुल आती है। यूज ऑफ सिंबल्स सिंबॉलिक स्टेज भी सेम कहते हैं, बिल्कुल आती है। तो पहले तो आप बिल्कुल ठीक कर दोगे। अब आती है थ्योरी ऑफ माइंड। अब ये क्या नहीं बना है, थ्योरी ऑफ माइंड सारी चीजें सीख ली, अभी भी कुछ ना कुछ नई चीज रह रखी है थ्योरी ऑफ माइंड। देखो थ्योरी ऑफ माइंड एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम आपको मैं एक अलग अलग 2 या 3 पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे थ्योरी ऑफ माइंड होती है। थ्योरी ऑफ माइंड, जब बच्चा छोटा होता है तो वो धीरे धीरे लोगों के प्रति अपने व्यूज बनाने लगता है। इस थ्योरी ऑफ माइंड की अलग अलग जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बट मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इस थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब यह है कि बच्चा ना अर्ली चाइल्डहुड में ईगोसेंट्रिज्म तो उसके पास होता है कि जो वो समझता है कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ सारे सारे दूसरे लोग समझ रहे हैं। बट धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्टेज वो ये समझने लगता है कि हाँ भाई, मेरे अलावा भी दूसरों के पास उनके खुद के कोई ना कोई सेट ऑफ बिलीव्स, कोई नहीं अलग सेट ऑफ थॉट्स या फिर फीलिंग्स हैं। समझ रहे हो, मतलब कि वो एक बेसिक चीज ये मान लेता है कि दूसरों के पास भी मेरे अलावा, क्योंकि इगोसेंट्रिज्म होती है उस चीज में, बट ये टुवर्ड्स द एंड लाइक 5-6 साल के अराउंड, तो वो समझने लग जाता है कि भाई हाँ, दूसरों के पास भी उनकी फीलिंग्स उनकी बिलीव्स हैं। इसी ही चीज को थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं, और यही चीज यहाँ लिखी हुई है। समझ गए, ऊपर देख लो आप, सिर्फ जो लाइन दिखा वो देखना। यहाँ से देखो, एट सम पॉइंट, यहाँ से देखना, ये रहा एट से ना, ये जो एट दिख रहा है, एट सम पॉइंट ड्यूरिंग this stage, typically between 3 and 5 years, children come to understand that people have thoughts, feelings, and beliefs that are different from their own. This is known as theory of mind. समझ के, एक और दूसरी लाइन देखो, यहाँ से मैं आपको दूसरी जगह से दिखाऊंगा। ये लाइन है इग्नू की। थ्योरी ऑफ माइंड, डिसेंट्रेशन इज क्लोजली लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ माइंड। छोड़ दो, बताऊंगा क्या चीज है ये। Which refers to understanding that others have beliefs, desires and intentions that may differ from one's own। कि मेरे अलावा भी दूसरों के पास कुछ बिलीव्स है, कुछ डिजायर्स है, कुछ इंटेंशंस। यही है थ्योरी ऑफ माइंड, द एबिलिटी टू डिसेंट्रेट। अब क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और अगले ही स्टेज में उसके पास डिसेंट्रेशन की विशेषता आने वाली है, कंक्रीट ऑपरेशन में उसके पास डिसेंट्रेशन की विशेषता आने वाली ना। तो इसी की वजह से हम ये जो शिफ्ट है इगोसेंट्रिज्म टू एलोसेंट्रिज्म, है ना, यही शिफ्ट तो हम डिसेंट्रेशन की वजह से देखते हैं कि वो सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट एक एस्पेक्ट फोकस करने के अलावा बाकी दूसरे एस्पेक्ट पे भी फोकस करने लग जाता है। जहां वो इगोसेंट्रिज्म ही समझता था कि भाई सिर्फ मेरे ही थॉट्स, जो मैं सोच रहा हूँ वही दूसरा सोच रहा है ना। और एलोसेंट्रिज्म या फिर थ्योरी ऑफ माइंड जिसमें वो समझ जाता है कि हाँ भाई, मेरे अलावा भी दूसरों के पास कुछ थॉट्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं। तो हम दोनों कहीं ना कहीं अलग हैं, एक नहीं है। थ्योरी ऑफ माइंड होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी में देख लो, मानसिक
मस्तिष्क का सिद्धांत, प्रतीकों का उपयोग और केंद्रीकरण। इसको लिख लो पॉज करके यहीं पे। हाँ गया ये, और पीडीएफ खोलिए पता लगेगा। एक तो ये चीज़ है, अगर लिखना चाहो तो चीज़ ये है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इस थ्योरी ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए एक टास्क करवाया था। इस टास्क का आपको नाम बताता हूँ। लो भाई देखो, टू डिटरमाइन व्हेन चिल्ड्रन डेवलप अ मैच्योर थ्योरी ऑफ माइंड, डेवलपमेंटलिस्ट यूज अ टेक्निक कॉल्ड फॉल्स बिलीफ टास्क। ठीक है, तो पूछ लेंगे थ्योरी ऑफ माइंड को टेस्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, तो आप बता दोगे फॉल्स बिलीफ टास्क। ईगोसेंट्रिज्म को टेस्ट करने के लिए कौन सा चीज का इस्तेमाल किया गया, थ्री माउंटेन टास्क, ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, बताएगी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया। अब चलो भाई 11वें पे आप, repetitive anti-social acts like vandalism, rape, violating societal norms comes under which disorder? ये डिसऑर्डर भाई कई टाइप के होते हैं, आपको दिखा देता हूँ। लो भाई देखो, डिसऑर्डर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी जिसे हम कहते हैं, जिसमें बच्चा हिलता ही रहता है, लाइक वो हाइपर एक्टिव होता है, उसकी अटेंशन डेफिसिट मतलब वो एक जगह ध्यान लगा कर नहीं बैठ सकता, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये हमने पढ़ रखा है। अब है कंडक्ट डिसऑर्डर और अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये दोनों चीजें थोड़ी सी लगभग सेम है, और देखते हैं क्या चीजें इनमें है। मैं आपको निकाल लेता हूँ। लो इसके भाई हिंदी पीडीएफ नहीं मिली, मिली है आपको दिखा हिंदी पीडीएफ। ठीक है, जो भी आपको मैंने ये दिखाया, ये दिखाया था जेनरिक मेमोरी, इसकी हिंदी पीडीएफ ये आपको मिली। पीडीएफ ही मैंने सारी खोल, हाँ, तो एडीएचडी आपको समझ आ गया। अब ये चीज है कंडक्ट डिसऑर्डर एंड अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, डिप्रेशन आपको पता ही है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे, बाकी इन दो बारे में आप समझो अभी। In both oppositional defiant disorder and conduct disorder, aggressive or antisocial behavior is the focus. एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर, तोड़ फोड़ मचाना। एंटी सोशल क्या, जहां आपको लग रहा है कि ये बच्चे शांत बैठेगा वहां तबाही मचाएगा। ठीक है, ये दोनों डिसऑर्डर बहुत ही क्लोजली लिंक है, बहुत ही छोटा मोटा डिफरेंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन परसिस्टेंट एंटी सोशल एक्ट सच एज सेटिंग फायर्स, ठीक है, where the rights of others are violated, and the less serious pranks often carried out by normal children and adolescents. Oppositional defiant disorder and conduct disorder involve a misdeeds that may or may not be against the law. Juvenile delinquency is the legal term used to refer to the violations of laws committed by the minors. ये सवाल पूछ लिया जा चुका है कि कौन सी लीगल टर्म का इस्तेमाल करते हैं जब छोटे बच्चे या फिर माइनर्स कोई भी लॉ को वायलेट करते हैं या फिर कोई भी वायलेशन करते हैं, तो क्या जुविनाइल डिलिक्वेंसी। ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर focuses on behavior that violate the basic rights of others and major societal norms. जब दूसरों के बेसिक राइट्स हिंडर हो और सोसाइटल नॉर्म्स भी वायलेट हो, तब आता है कंडक्ट डिसऑर्डर। मतलब डिसऑर्डर कंडक्ट में एक बेसिक जो चीज स्मूथ चल रही थी उसको खराब कर दिया। सारे के सारे जितने बिहेवियर हैं वो इलीगल होते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या होता है, एग्रेशन एंड क्रूएलिटी टुवर्ड्स पीपल्स और एनिमल्स, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, लाइंग एंड स्टीलिंग, ये सब चीज इसमें इंक्लूड है। मेन इसमें है एग्रेशन और क्रूएलिटी अगेंस्ट पीपल और एनिमल्स, किसी को मारना पीटना, ये है कंडक्ट डिसऑर्डर। ठीक है, conduct disorder denotes a frequency and severity of acts that go beyond the mischief and pranks common among children and adolescents. Often, the behavior is marked by carelessness, viciousness, and lack of remorse, making conduct disorder precursor for adult antisocial personality disorder. बड़ी बड़ी इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल कर दिया, कुछ नहीं भाई, बच्चे करेगा वो सारी चीज़ें गलत होंगी, और अगर बच्चा बचपन में चीज़ें करता रहेगा तो बड़ा होकर भी चीज़ें और भी बिगड़ती चली जाएंगी। समझ गए?
ठीक है। ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर थोड़ा सा फर्क है। ओपोजिशनल जो डेफिएंट डिसऑर्डर है इसका पता कैसे लगता है? ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर इज डायग्नोज्ड इफ अ चाइल्ड डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर, especially if extreme physical aggressiveness is not met, but exhibits behavior such as losing his or her temper, arguing with adults, repeatedly refusing to comply with the request from adults, deliberately doing things to annoy others, and being angry, spiteful, touchy, or vindictive। विंडिक्टिव भाई इसका इंग्लिश में आप इसका जो 20 नंबर की इंग्लिश आएगी उसमें बहुत काम आएगा इसका मतलब। ठीक है, तो भाई ये चीज़ है। देखो, पहली चीज़ है कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर में एग्रेशन है और बाकी सारी चीज़ें जो ए टू जेड चीज़ें हो सकती है, गुस्सा आएगा, मारना पीटना, और जो कोई बोले, कोई ऑर्डर दिया उसको ना मानना, वो सारी चीज़ें आएंगी। बस अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में बस फर्क है कि इसमें एग्रेशन नहीं होगा। अगर किसी बच्चे में, दो बच्चे हैं, दोनों मतलब खूब हद मार के शैतान हैं, दूसरों के कहने का बात दूसरों की बात कहना नहीं मान रही हैं, दूसरों से झगड़ रहे हैं, और उसके बाद दूसरों को चिढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। एक बच्चा एग्रेसिव है, जो क्वालिटी से दोनों में सेम है, बस ये है एक बच्चा एग्रेसिव है और बाकी दोनों में क्वालिटी सेम है, दूसरा बच्चा एग्रेसिव नहीं है। तो जो पहला बच्चा एग्रेसिव है ये आया कंडक्ट कंडक्ट डिसऑर्डर में, और जो दूसरा बच्चा आएगा वो आएगा ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर में। बस जो ओडीडी वाले बच्चे हैं वो एग्रेसिव नहीं होते, बाकी सारे उल्टे सीधे काम इनसे करवा लो, ये खूब राजी। ठीक, ये चीज़ है। तो वही लिखा हुआ है, रेपिटेटिव एंटी सोशल एक्ट्स, वैंडलिज्म, रेप, वायलेटिंग सोसाइटल नॉर्म्स कम्स अंडर विच डिसऑर्डर। एक ही चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडीडी इज एसोसिएटेड, oppositional defiant disorder is associated with overt and non destructive behaviors। मतलब वो बिहेवियर जो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे वो दिखेंगे जरूर, बट वो नॉन डिस्ट्रक्टिव होंगे, उसमें कोई तबाही नहीं होगी। बट जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो ओवर्ट तो होते ही है, उनमें कोवर्ट बिहेवियर्स, कोवर्ट कुछ ओवर्ट होते हैं, मतलब ओवर्ट मतलब जो बाहर दिखते हैं, और कोवर्ट होते हैं जो छुपे होते हैं। बट इसमें आपको डिस्ट्रक्टिव और दूसरों के राइट्स को वॉयलेट करने वाली चीज दिखेंगी। इसमें डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लाइक किसी को मारना पीटना, किसी से झगड़ना, कोई चीज तोड़ते फोड़ते घूमना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीजें। बस ये इसका डिस्ट्रक्शन है, दोनों में अलग चीज बस ये है। होप समझ आ गया होगा। अब रेपिटेटिव एंटी सोशल एक्ट्स दोनों में होंगे, बट वेंडलिज्म, वेंडलिज्म होता है किसी चीज की तोड़ फोड़ करना, तो किस में आएगा? कंडक्ट डिसऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद ओसीडी भी आप देख लो। ओसीडी देखो, जो ओसीडी ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दो चीजों से बना है, एक ऑब्सेसिव और एक है कंपल्सिव। ठीक है, तो मैं वो समझा देता हूँ, 2 सेकंड रुक जाओ। देखो भाई, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो दो नाम से बना है, एक ऑब्सेसिव और एक कंपल्सिव। ऑब्सेसिव का मतलब है जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाएं, उसके बारे में सोचते रहें और सोचना बंद ना करें, उसे कहते हैं ऑब्सेसिव। और कंपल्सिव होता है करते ही रहना लगातार, कंपल्सिव मतलब कंपल्सरी। ठीक है, तो अब देखो दो चीजें से किन से बने हैं। Obsessive behavior is the inability to stop thinking about a particular idea or topic. The person involved often finds these thoughts to be unpleasant and shameful। तो इनके बारे में सोचता रहता है, मतलब वो thinking over and over and again। Compulsion behavior is the need to perform certain behavior over and over and again। Many compulsion deal with counting, ordering, checking, touching और washing। Compulsion का मतलब ये है, ऐसे बंदे ओसीडी, जिनको ओसीडी होता है, लाइक वो क्या करेंगे, थोड़ी सी धूल लग जाएगी फिर हाथ धोएंगे, थोड़ी सी हवा लग गई फिर हाथ धो लेंगे, समझ रहे हो? मतलब कुछ भी लग गया तो हाथ धोने लग जाएंगे, अगर उनको हाथ धोने की ऑप्शन ओसीडी है तो। ठीक है, और किसी को जैसे कि नोट गिनने की आती है, आपको भी होगी, जैसे नोट गिन के रख दिया आपने, और अगर 100 की गड्डी गिन लिया आपने, तो फिर आप सोचोगे गलत तो नहीं गिन थी, एक बार गिन लूँ, फिर आप गिनोगे, फिर सोचोगे फिर से गलत तो नहीं गिन दिए, समझ रहे हो? तो वो एक कंपल्सिव बिहेवियर होता है। तो यही होता है ओ ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। किसी भी चीज का हो सकता है, समझ गए? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 11वां हो गया, तो 13वां।
देखो मेमोरी का बिल्कुल अलग से एक क्लास लेंगे, उसकी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी उस क्लास, वो क्लास, और एक बार फिर से आप देख लो चीज़ें हैं कि मेमोरी क्लास पूरी नहीं, ठीक है, फिर से कि हमने ली नहीं अभी तक, बस अभी दिखा रहा हूँ। तो ये बैडले मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी एक मॉडल है जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है, फोनोलॉजिकल लूप होता है, विजुओ स्पेशियल स्केचपैड होता है, और एक एपिसोडिक मेमोरी होती है। ठीक है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है वही एक, मतलब जब आप देख रहे हो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक मेन वर्किंग हिस्सा वही होता है। इसी के नीचे फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशियल स्केचपैड और एपिसोडिक मेमोरी आती है। आप देख रहे हो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के नीचे 4 चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या हुआ सवाल, इज द एलिमेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी डेट कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक ही चीज है, सेरिब्रम इसने दिया नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इसने दिया नहीं, मेडुला इसने दिया ही नहीं, इसके जो एक नाम दिया वो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, बाकी से नाम दिए ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी खत्म, 13वां सवाल गलत खत्म हो गया। बाद है 15वां हो चुका एग्रेशन का सवाल। हाँ, ये एग्रेशन, लो भाई ध्यान से देखना, ये एग्रेशन का पूरा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी चीज है नहीं। देखो एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है आजकल के अर्ली प्री स्कूल ईयर्स में, लाइक जो बच्चे होते छोटे बच्चे मान लो, या फिर आप एक एडोलेसेंस टाइप के बच्चे, मतलब अर्ली चाइल्डहुड के बाद आप कोई बच्चा मान लो, सब में दिक्कत है एग्रेशन की। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड जर्नल वेन्स बाय 6 और 7 के बाद ये आता है। ठीक है, वाइल हॉस्टाइल एग्रेशन इज अग्रेशन प्रपोर्शनेटली इंक्रीजेस। ठीक है, तो दो टाइप की इसमें हम बात करने वाले एग्रेशन की, और उनके नीचे भी कुछ एग्रेशन आएंगे वो बाद में देखेंगे। दो टाइप की एग्रेशन, एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है जो कि मोस्टली अर्ली चाइल्डहुड में आता है, मतलब 2 साल के बाद आना चालू हो जाता है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6 से 7 साल तक खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। और उसके बाद कुछ 6-7 साल के बाद एक हॉस्टाइल एग्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो एकदम से बढ़ावा मारता है। अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। यंग प्री स्कूलर्स ऑफन एंगेज इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और बिहेवियर इन्वॉल्विंग, इंस्ट्रूमेंटल मतलब किसी ना किसी चीज के साथ कोई छेड़खानी या फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व, लाइक हिटिंग, किकिंग, शाउटिंग टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। इन कॉन्ट्रास्ट मिडिल प्री स्कूलर जो होते हैं उनमें दिखता है हॉस्टाइल एग्रेशन, इट पियर्स टू रिटेलिएट फॉर अ परसीव्ड हर्ट और अ रॉन्ग। हॉस्टाइल एग्रेशन टेक्स 2 फॉर्म्स। अब हॉस्टाइल एग्रेशन की भी 2 फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी है। एक ओवर्ट एग्रेशन है, ओवर्ट मतलब जो दिखेगा, विच इज हार्मिंग समवन थ्रू फिजिकल इंजरी और थ्रेटनिंग टू हार्म समवन विद फिजिकल इंजरी। और दूसरा इसी में ही हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर ही जो दूसरा एग्रेशन होता है वो होता है रिलेशनल एग्रेशन, विच डैमेजेस अनदर चाइल्ड्स पीयर रिलेशनशिप, सोशल एक्सक्लूजन और र्यूमर स्प्रेडिंग। रिलेशन मतलब जिसमें रिलेशन को ठेस पहुंचे, लाइक चुगली मार दी। अब चुगली मार दी फॉर एग्जांपल, अब मेरी लड़ाई होगी अजय से, और अजय का पक्का दोस्त है विराट। अब मैंने विराट को बोल दिया अजय तेरे बारे में तो ये ऐसी ऐसी चीजें बोलता है मेरे पीछे से, या फिर ऐसी ऐसी बातें करता है तो मेरे पीछे से, समझ रहे हो। तो वो हो गया रिलेशनल एग्रेशन, जिसमें हम उसको रिलेशनशिप के रूप में कोई ना कोई हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं। ठीक है, बॉयज टेंड्स टू, बट जो बॉयज हैं भाई वो ओवर्ट एग्रेशन में, मुंह पे मुंह, अगर लड़ाई करनी है तो करो, फिजिकल इंजरी, किसी को मारना है, पीटना है, खसोटना है, वो लड़के काम कर लेंगे। और गर्ल्स करेंगी रिलेशनल एग्रेशन में काम। ऐसा लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा हुआ है, समझ गए। बायोलॉजी एंड टेम्परामेंट टुगेदर विद नेगेटिव सोशलाइजेशन एक्सपीरियंस, छोड़ दो इसको, 2 सेकंड रुको। हाँ, ये और देखो भाई, ये और देखो इंपॉर्टेंट। पैटर्न्स ऑफ बुलिंग एंड विक्टिमाइजेशन में बी एस्टेब्लिश्ड इन किंडरगार्टन। की जो बुलिंग चीज है वो किंडरगार्टन से ही शुरू हो जाती है। मिडिल चाइल्डहुड एक प्राइम टाइम है बुली करने का, और बुलीज टेंड टू हैव पुअर ग्रेड, बुलीज के जनरली पुअर ग्रेड होते हैं। और जो विक्टिम्स होते हैं इनके वो लोनली होते हैं, उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो लो होता है, और उनको फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत आती है। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी आप लिख लो जो लिखवाए गए हैं, और ये ऊपर का तो आप लिख ही लो।
लिख लो एक इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, एक हॉस्टाइल। इंस्ट्रूमेंटल होता है भाई आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 6 से 7 साल तक खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मेन 7 साल के बाद स्पाइक मारता है। और हॉस्टाइल में भी दो होते हैं, ओवर्ट और रिलेशनल। ओवर्ट में भाई मार पिटाई, किसी को धमकी देना चोट पहुंचाने की, वो लड़के करेंगे। और रिलेशनल्स किसी की चुगली कर देना, रूमर स्प्रेड करना, वो लड़कियां करती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा, लिखा हुआ है ऐसा, समझ गए। तो ये चीज है, लिख लिए। हिंदी वाले भी देख लो, हिंदी वाले के लिए मैंने निकाल के रखा हुआ है। ये है आक्रोश, ये आप देख लो भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सहायक आक्रोश प्रारंभिक बाल अवस्था में एक सामान्य प्रकार है और प्राय वे 6 या 7 की उम्र में चला जाता है, जबकि शत्रुतापूर्ण आक्रोश का अनुपात बढ़ता है। पाठशाला पूर्व नन्हे बच्चे प्राय सहायक आक्रोश या अपनी पसंद को वस्तु को पाने के लिए पीटना, लात मारना, चिल्लाना जैसे व्यवहार में सम्मिलित होता है। यह सहायक आक्रोश। और उसका बाद आता है शत्रुतापूर्ण अप्रोच। एक बार आप पढ़ लो रोक के, ठीक है। एक बार आप पॉज करके पढ़ लो, ये पीडीएफ में आपको भेज भी दूंगा, समझ गए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इन मिडिल चाइल्डहुड विच एग्रेशन इज एम्ड एट अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव। ऑलरेडी कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है, यही है। बिहेवियर इन्वॉल्विंग हिटिंग, शाउटिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिजायर ऑब्जेक्ट, या फिर किसी ऑब्जेक्टिव के लिए हम करते हैं। तो इसका कौन सा एग्रेशन आ जाएगा भाई? हॉस्टाइल एग्रेशन। इस मिडिल चाइल्डहुड से प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। एक जो बेसिक चीज है, उस चीज पर आप फोकस करना, ठीक है। मुझे पता है, इस मैंने पढ़ा है, ये अर्ली चाइल्डहुड में खत्म, मतलब थोड़ा सा कम होने लग जाता है, बट वो रहता है कहीं ना कहीं, समझ गए। तो इस चीज से कंफ्यूज मत हो जाना, जो चीज है वो यही है, ठीक है। हो गया 19वां। 20वां, देखो भाई जो 20वां सवाल है ना, इसका एज सच कोई पर्टिकुलर सोर्स मुझे मिला नहीं है। इसमें लिखा विद रिस्पेक्ट टू द ईटिंग हैबिट्स ऑफ प्री स्कूलर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द ईटिंग हैबिट ऑफ प्री स्कूलर्स एंड इन्फेंट्स इन प्रपोर्शन टू द साइज इज रैंडम। कि जो वो खाना खाते हैं वो रैंडम रूप से खाते हैं, उसमें एज सच कुछ नहीं है कि कम खाया ज्यादा खाया, एक रैंडम रूप से। प्री स्कूलर्स ईट मोर इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द इन्फेंट्स। की जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो इन्फेंट से, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा खाना खाते हैं। तीसरा है कि जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो इन्फेंट से कम खाना खाते हैं। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब एक प्रपोर्शन में, लाइक इन्फेंट छोटा है तो वो ज़्यादा खाना खाएगा, प्रपोर्शन की बात हो रही है। लाइक अब बेशक मैं और कोई 2 साल का बच्चा सेम खाना खा रहे हो, बट वो रोटी तो मैं 4 खाऊंगा, वो कम खाएगा, बट प्रपोर्शन बेस्ड ऑन माई बॉडी साइज, कि मेरा बॉडी साइज उसकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग हम दोनों सेम खा रहे हैं, उस प्रपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। और बोथ प्री स्कूलर्स एंड इन्फेंट्स ईट इक्वली इन प्रपोर्शन टू देयर साइज। इस चीज का अभी देखो ठोस सबूत तो नहीं है, बट एक जर्नल चीज जो मैं आपको बता सकता हूँ यही है कि जो आपके क्या नाम है इनका, जो इन्फेंट्स होते हैं वो अपने बॉडी साइज के हिसाब से ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो बॉडी है उसकी नीड्स, क्योंकि बॉडी को एकदम से फिजिकली ग्रो करना होता है, वो ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा खाना खाते हैं। और इसका भी छोड़ दो फिलहाल, इसको मैंने मार्क कर लिया है, ये हम कर लेंगे बाद में, ठीक है। ये हो गए सवाल, और बाकी हो गए ना सारे। यस, तो भाई खत्म है सवाल, 1 घंटे 29 मिनट। होप सो क्लास अच्छी लगी होगी। एक कमिटमेंट सबसे चाहिए, नीचे कमेंट करके सबको जाना है क्लास कैसी लगी। जो एक्स्ट्रा जो मैंने आपको कंटेंट दिखाया, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार मेरे सामने चीज कितनी खुली हुई है। आप बस पीडीएफ गिनना कितनी है। पहली ये, दूसरी, तीसरा ये इसी का है, क्या बोलते हैं आपका मेमोरी चैप्टर, जो हम अलग से क्लास कंप्लीट करेंगे, उस चीज के कुछ सवाल है, ठीक है। चौथी ये, चौथी इसी की हिंदी, पांचवी इसी की हिंदी है। छठी है ये थ्योरी ऑफ माइंड वाली जो बताई मैंने आपको, जो फिर अगली ये फिर से एक और वेबसाइट खुली हुई है मेरे सामने, ठीक है, ये भी आपको दिखा दी मैंने। फिर स्मृति, जो मेमोरी है, बैडलेस मॉडल, ठीक है। लो इसको हिंदी में भी दिखाई देता हूँ आपको, उसमें बैडले मॉडल। बाकी हम क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा, ये रहा।
बैडले मॉडल, फिर केंद्रीय कार्यकारी, बाद भाई एक ये इंग्लिश में खुली हुई है, उसके बाद ये ओसी ओडीडी और कंडक्ट डिसऑर्डर खुला हुआ है। गिनते जाओ बस आप, तो एक ये खुला हुआ है, ये अगली क्लास में काम आएगा। ये खुला हुआ है, ये इस काम में क्लास में काम। एक ये अगली क्लास, एक ये योगा वाला चैप्टर, ये सारा। उसके बाद ये है वर्क एजुकेशन का, ये खुला हुआ है, अगली क्लास में काम। ये भी। उसके बाद क्वेश्चन खुला हुआ है एक। ठीक है, और भी है भाई, ये तो यही बहुत है कि ये खुला हुआ है कि मैं आपको सेम खोल के नहीं दिखा रहा, अलग अलग है ये सारे। ये देखो देख रहे हो इतने सारे हैं। और जरा आपको स्क्रीन करके दिखाऊं मैं, ये हो पाए तो, क्या कुछ दिख रहे हो, दिखे ऊपर कितने सारे हैं, और जूम करूँ, देखो ऊपर देखो कितने सारे खोले हुए हैं मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, बट यस हो जाता है एट द एंड, आपको चीज़ अच्छी डिलीवर करनी है, टाइम पे करनी है, तो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, होप तो क्लास अच्छी लगी होगी, 60 क्वेश्चन क्लास में हमने कर लिए हैं, थोड़ा नहीं है। ठीक है, अब हम अगले के जो अगले 40 क्वेश्चन है वो करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और जय हिंद, वंदे मातरम, राम सभी को, सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे और लाइक छोड़ के जाएंगे। ठीक है।